देखो यार, हम लोग सांस लेते हैं ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। एनिमल्स भी सांस लेते हैं ये भी आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। मैम व्हाट अबाउट प्लांट्स, क्या प्लांट्स भी सांस लेते हैं? तो इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, इसी प्रोसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो हाय एवरीवन, आई एम अपेक्षा सिंह, योर बायोलॉजी एजुकेटर, एंड आई वेलकम एवरीवन इन दिस वंडरफुल वीडियो, जिसमें आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारा चैप्टर, और इस चैप्टर का नाम है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ठीक है, जैसे मैंने बोला स्टार्ट करने वाले हैं और खत्म भी कर देंगे क्योंकि ये हमारा वन शॉट है। ठीक है, साथ ही साथ चैप्टर को पढ़ने के बाद हम इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी सारी चीजें जो है वो खत्म हो जाएंगी। ठीक है, प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आप चैप्टर भी समझ लोगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि मैम ये जो प्लांट्स में रेस्पिरेशन होता है ये आखिर में किस तरीके का प्रोसेस है। ठीक है, जैसे कि आपने रेस्पिरेशन तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी पढ़ा होगा। ठीक है, वहां पर किस तरीके की रेस्पिरेशन होती है, कैसा प्रोसेस होता है, तो यहाँ पर हम प्लांट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर किस तरीके का प्रोसेस होता है। तो पहला पॉइंट है कि ये आपका एक्सर्गोनिक प्रोसेस होता है। एक्सर्गोनिक का क्या मतलब होता है? एक्सर्गोनिक का मतलब ये है कि एनर्जी रिलीज हो रही है ना। जो भी आपका ग्लूकोज है, अगर आप उसका ब्रेक डाउन करवा रहे हो, ठीक है, अगर ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करवा रहे हो तो डेफिनेटली यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है। तो ये कैसा प्रोसेस है? पहला पॉइंट कि ये एक्सर्गोनिक प्रोसेस है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है मैम, ये हमें पहला पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि ये एक एम्फीबॉलिक पाथवे होता है ना। एम्फीबॉलिक का क्या मतलब होता है ना? एम्फीबॉलिक का मतलब ये होता है कि यहाँ पर कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म दोनों हो रहा है। ठीक है, आपको मैंने बताया था मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब होता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि जितने भी केमिकल रिएक्शन, जितनी भी केमिकल एक्टिविटी आपके सेल में हो रही है उसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। अब ये मेटाबॉलिज्म को भी हमने दो टाइप में डिवाइड किया हुआ था, पहला कैटाबॉलिज्म और दूसरा एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? कैटाबॉलिज्म में ब्रेक डाउन होता है। किसी भी चीज का अगर ब्रेक डाउन हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। अगर कोई नई चीज बन रही है, किसी चीज का सिंथेसिस हो रहा है तो उसको हम लोग एनाबॉलिज्म बोलते हैं, है ना। डिफरेंस क्लियर हो गया? तो जैसे मैंने बोला कि ये एम्फीबॉलिक पाथवे है। एम्फीबॉलिक पाथवे का मतलब है कि दोनों प्रोसेस हो रहा है, कि यहाँ पर ब्रेक डाउन भी हो रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर सिंथेसिस भी हो रहा है। बट मैम हमें जहां तक पता है कि रेस्पिरेशन में तो यहाँ पर ब्रेक डाउन ही होता है, बट यहाँ पर सिंथेसिस का क्या है ना, क्या लोचा है वो हमें जरा समझा दो। चलिए देखो, कैटाबॉलिज्म हमने इसीलिए बोला क्योंकि यहाँ पर ब्रेक डाउन हो रहा है ग्लूकोज का। यहाँ पर एनाबॉलिज्म कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी होते हैं जहां जो इस प्रोसेस में इनका सिंथेसिस भी होता है। जैसे कि अगर थोड़े बहुत मैं अभी आपको ऐसे एग्जाम्पल बताऊंगी, आगे जैसे जैसे हम लोग इस वीडियो में बढ़ते जाएंगे वहां पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो यहां से चले जाते हैं टू फॉर्म अनदर कंपाउंड्स। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है, तो कुछ कंपाउंड जो है जो रॉ मटेरियल की तरह काम करते हैं वो यहां से चले जाते हैं टू फॉर्म अनदर कंपाउंड। ठीक है, तो अगेन ये एक एम्फीबॉलिक पाथवे है। तो आई एम होपिंग आपको ये दोनों जो भी पॉइंट्स है ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि पहला एक्सर्गोनिक प्रोसेस है और दूसरा ये एम्फीबॉलिक पाथवे है। ये जो आपको पॉइंट मैंने बताया ना एनाबॉलिज्म वाला, इसका एग्जाम्पल मैं दूंगी थोड़े टाइम में, है ना, एकदम लास्ट में आपको इसका एग्जाम्पल मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझने वाले हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में आखिर में डिफरेंस क्या होता है। अब आपको ये डिफरेंस बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर है क्योंकि आप 10th क्लास में पढ़े होंगे, आप 8th क्लास में हो सकता है पढ़े हो, है ना। थोड़ा बहुत तो आपको बेसिक तो पता ही होगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, किसके प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, और जो एनारोबिक प्रोसेस है वो आपका ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। ये बेसिक सी चीजें तो आपको बहुत अच्छे तरीके से इसका आइडिया है। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में, क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके स्कूल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। तो इसी वजह से ये अच्छा सा टेबल है आपके सामने, इसको हम लोग एक बार समझ लेते हैं फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर मैं बात करूं, एरोबिक तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। ठीक है, ये पहला डिफरेंस तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर होगा कि ये आपका ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा और ये आपका ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा, है ना। बहुत ही सिंपल सी बात है। ठीक है, यहां पर एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का। ठीक है, यहां पर क्या बोला मैंने कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, तो मैम यहां पर क्या होगा, यहां पर आपका
इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होता है ग्लूकोज, राइट, ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है मैम, सेकंड पॉइंट भी हमें समझ में आ गया है। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एंड प्रोडक्ट्स बनेंगे वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है, ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। वहीं पे अगर आप एनारोबिक रेस्पिरेशन में देखोगे तो यहां पर आपका एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा, इथाइल अल्कोहल या फिर लैक्टिक एसिड बनता है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है, तो यहां पर इथाइल अल्कोहल या फिर लैक्टिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा एंड प्रोडक्ट, क्योंकि यहां पर जो आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल है कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं हुआ है, यहां पर आपका कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हुआ है, इसी वजह से जो एंड प्रोडक्ट आपको मिल रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिल रहा है, ठीक है, तीनों पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए एरोबिक रेस्पिरेशन में अगर मैं बात करूं तो यहां पर बहुत ही ज्यादा लॉट्स ऑफ एनर्जी रिलीज होती है ना, अराउंड 38 एटीपी। अब ये 38 एटीपी कैसे आ रहा है ये पूरा हम लोग समझेंगे जब हम लोग पूरा अकाउंट है ना एकदम बैठेंगे, सब कुछ लिखेंगे, भाई कहां पर क्या खर्चा हुआ, कहां से कितनी एनर्जी आई है ना, तो टोटल आप देखोगे कि 38 एटीपी बनता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, और वहीं पे अगर आप एनारोबिक रेस्पिरेशन में बात करोगे तो यहाँ पर सिर्फ 2 एटीपी बनेगा, अगेन बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी बनता है ना। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट पे, ये आपके प्लांट्स और एनिमल सेल में होता है, ये आपके बैक्टीरियल सेल में होता है, ठीक है, और ह्यूमन मसल सेल में होता है, और ये रही आपकी इक्वेशन किसकी, एरोबिक रेस्पिरेशन की, है ना, तो यहाँ पर C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पर 6CO2 H2O और यहाँ पर इतनी एनर्जी रिलीज हुई है, ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर हो गया। सो आई एम होपिंग इन दोनों के बीच में डिफरेंस और अच्छे से क्लियर हो गया होगा, जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाओगे वैसे वैसे और अच्छे से आपको पॉइंट्स क्लियर होते जाएंगे, एक एक पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ट्रस्ट में, ठीक है, बस आपको ये वीडियो पूरा अच्छे तरीके से समझना है, कॉन्सेप्ट जो मैं बताऊंगी वो अच्छे से सुन लेना है ना, नोट्स बनाना है तो बना लेना, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही प्यारे प्यारे नोट्स बना के लेकर आई हूँ, देख रहे हो इतनी मेहनत करी हुई है आप लोगों के लिए, ठीक है, पूरे नोट्स यहाँ पर बनाए हुए हैं ताकि आपको कोई दुख दर्द पीड़ा का सामना ना करना पड़े, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने बोला ना कि यहाँ पर 38 एटीपी बनता है, तो जब यहाँ पर हम लोग एनर्जी अकाउंट कैलकुलेट करेंगे ना एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए, यहाँ पर फिर आपको पता चलेगा कि आखिर में वो 38 एटीपी आया कैसे, ठीक है, आराम से समझोगे तो धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आ जाएगी। चलिए बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं हम लोग कहानी में। आई थिंक इतना तो आपको समझ में आ गया, बेस आपने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करेंगे, है ना, तो यहाँ पर कौन कौन से स्टेप्स आते हैं आपके एरोबिक रेस्पिरेशन में। अगेन यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंस होगा, ऑक्सीजन जो है प्रेजेंट होगा, ठीक है। कौन कौन से स्टेप्स है, सबसे पहला आता है ग्लाइकोलिसिस, है ना, यहाँ पर साइट भी दिया हुआ है कि ग्लाइकोलिसिस कहाँ पर हो रहा है ना। फिर आता है लिंक रिएक्शन, लिंक रिएक्शन का साइट भी दिया हुआ है, कहाँ पर हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रहा है, ठीक है। फिर आता है क्राब साइकिल, अगेन ये कहां पर हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रहा है। फिर आता है ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये भी कहां पर हो रहा है, ये आपके इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रहा है, ठीक है, आई बात समझ में। चलो तो ये आपके स्टेप्स हो गए, 4 स्टेप्स हो गए। अब जो मैं ग्लाइकोलिसिस की मैं बात करूं तो ये आपका कॉमन होता है फॉर बोथ एरोबिक और एनारोबिक, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच में ये जो ग्लाइकोलिसिस है ये कॉमन है ना, ये दोनों में होगा। डिफरेंस कहां पर आ जाता है, डिफरेंस आता है ग्लाइकोलिसिस हो गया अगर ऑक्सीजन का प्रेजेंस है तो यहां पर जो इसका जो लास्ट में प्रोडक्ट बनता है ग्लाइकोलिसिस में, जो लास्ट में प्रोडक्ट बनता है जैसे कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनता है, वो अब किस में एंटर करेगा, वो डिपेंड करता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस पे या फिर ऑक्सीजन के एब्सेंस पे। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये आपका एंटर कर जाएगा लिंक रिएक्शन में, ठीक है। लिंक रिएक्शन से फिर क्रैब साइकिल और क्रैब साइकिल से फिर ईटीसी, ये तो हो गया जब आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट है, क्लियर। अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो ये कहां पर घुस जाएगा, आपके एनारोबिक वाले में, ठीक है, फर्मेंटेशन में वहां पर घुस जाएगा। फिर वहां पर आप जो 2-3 स्टेप्स है उसके बारे में आप पढ़ोगे, अगेन उसको हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, है ना, अभी हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। ग्लाइकोलिसिस को एक्सप्लेन करने से पहले हम लोग एक बार जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। बचपन से मैम हमने यही सीखा है और यही सीख के हम इतने बड़े हो चुके हैं, उसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये मैं इसलिए रिवाइज करवा रही हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना, जैसे साइट बोला है साइटोप्लाज्म, ये तो साइटोप्लाज्म ऑफ सेल में होगा, ठीक है।
माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स अगेन इसका साइट है। फिर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन क्या है, इन सबका पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या स्ट्रक्चर है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता, राइट। तो इसी वजह से इसको रिवाइज करवा रही हूँ। ऑल्दो ये मैंने आपको सेल वाले चैप्टर में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, बट इट्स फाइन, यहाँ पर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो, सबसे पहले ये भी आपका डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है ना, बिल्कुल सही बात है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, मतलब डबल मेम्ब्रेन होगा मैम, है ना, यस। तो ये आपका आउटर है ना, ये जो आपका आउटर मेम्ब्रेन है। फिर यहाँ पर देखोगे ये आपका इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये क्या है आपका इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग दिख रही है आपको, जिसको हम लोग क्रिस्टे बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं प्यार से, जिसको हम प्यार से क्रिस्टे ही कह दे, है ना, क्या कहते हैं, क्रिस्टे ही कह दे, ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। ये जो बैकग्राउंड में आपको दिख रहा है, इसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाइयों और उनकी बहनों, इसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है, ये हमारा मैट्रिक्स हो गया है। अब यहाँ पर जो ऐसे डॉट्स दिख रहे हैं आपको, ये राइबोसोम्स है, ठीक है, क्या है ये, राइबोसोम्स है। तो हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके पास खुद की प्रोटीन मशीनरी है ना, खुद की प्रोटीन मशीनरी है, वो आपका राइबोसोम है। तो राइबोसोम्स प्रेजेंट है, और ये जो राइबोसोम है कौन से टाइप का राइबोसोम है, 70S टाइप का राइबोसोम है, ठीक है। अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कि 70S क्या होता है, 80S क्या होता है, ठीक है, वो आपको सेल वाले चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो राइबोसोम हो गया, आउटर मेम्ब्रेन हो गया, इनर मेम्ब्रेन जिसको हम लोग क्रिस्टे बोलते हैं, यहाँ पर इसकी इनफोल्डिंग दिख रही है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये आपका इनर मेम्ब्रेन है, इसके बीच में आपको ऐसा जगह सा दिख रहा होगा, इसको हम क्या बोलते हैं प्यार से, इसको हम लोग बोलते हैं पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ठीक है। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलते हैं, ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। यहाँ पर जो इस तरीके से आपको दिख रहा है ये स्ट्रक्चर, इसको ये आपका जेनेटिक मटीरियल, आपका नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है, और ये आपका सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। और कुछ तो नहीं रह गया यहाँ पर, नहीं रह गया, ठीक है, मैट्रिक्स मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसको हम लोग सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल भी बोलते हैं। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल का क्या मतलब होता है कि ये आपके न्यूक्लियस पे कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं होता है ना। कैसे नहीं होता, क्योंकि इसके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल है भाई, और है भाई का, है ना, खुद का जेनेटिक मटेरियल है, साथ ही साथ खुद की प्रोटीन मशीनरी भी है इसके पास। तो इसी वजह से सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल बोलते हैं कि मतलब कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं है डिपेंडेंट, है ना, डिपेंडेंट है बट कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इसका खुद का जेनेटिक मटेरियल और इसकी खुद की प्रोटीन मशीनरी, ठीक है, तो इसीलिए कंप्लीटली नहीं है, राइट। तो आई एम होपिंग आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल क्यों बोलते हैं, ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। यहाँ पर आपको इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इधर आओ, है ना, यहाँ पर इस तरीके से आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, है ना, ये क्या है आपका F0 F1 पार्टिकल है, जिसको हम लोग ऑक्सीजोम भी बोलते हैं। अगर आपको याद है, इससे पहले वाला चैप्टर है ना, जो फोटोसिंथेसिस वाला था, उसमें मैंने आपको बताया था F0 F1 पार्टिकल नॉस्टैल्जिया हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो अपना सिर मार लो, है ना, याद होना चाहिए, पहले बता रही हूँ, ठीक है, याद होना चाहिए सारी चीजें। F0 F1 पार्टिकल जिससे हम लोग ATP बनाते थे, याद आया, याद नहीं आया ना, कोई बात नहीं, तुम ऐसे ही होगा तुम्हारे साथ, ठीक है। चलो एनीवेज, ऑक्सीजोम हो गया ये, है ना, बाकी सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे, है ना। पहला स्टेप है ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, पहला क्या स्टेप है, ग्लाइकोलिसिस है। चलिए अब हम ग्लाइकोलिसिस को समझने वाले हैं। अगेन देखो, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो यही है, ग्लाइकोलिसिस, जितने भी पाथवे हैं वही इंपॉर्टेंट है, वहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस हो गया, फिर लिंक रिएक्शन क्या होता है, क्रैब साइकिल क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। तो ये सारे पाथवेज ही इस चैप्टर में है जो इंपॉर्टेंट है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ग्लाइकोलिसिस से। अगर कोई भी क्वेश्चन ग्लाइकोलिसिस पे आता है, अब देखो लॉन्ग क्वेश्चन ही आएगा मोस्ट प्रोबेबली, मतलब मैं ऐसे एज्यूम करके चल रही हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन ही ग्लाइकोलिसिस से पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप उसको कैसे लिखोगे, यहाँ पर देखो मैंने ना 10 स्टेप्स लिखे हुए हैं, मतलब 10 पॉइंट्स लिखे हैं, नॉट 10 स्टेप्स, 10 पॉइंट्स लिखे हुए हैं।
तो अगर कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि ग्लाइकोलिसिस क्या होता है ना, और अगर बहुत ही मतलब लॉन्ग क्वेश्चन में आ गया, चलो मानो, ठीक है, तो वहां पर आपको सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो वहां पर आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? जो भी 10 पॉइंट्स आपके सामने दिख रहे हैं उसको लिख दोगे, ठीक है, वहां पर लिखोगे, साथ ही साथ वहां पर आप डायग्राम भी ड्रॉ करोगे। डायग्राम मतलब पूरा जो आपका ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है वो भी आप एक्सप्लेन करोगे, सारा याद करना है, स्टेप एक एक स्टेप आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एंजाइम कहाँ पे काम कर रहा है। ये जो आपका ग्लाइकोलिसिस दिख रहा है ना, पूरा प्रोसेस है ना, तो ये आपको पूरा अच्छे से याद होना चाहिए। 10 स्टेप प्रोसेस है ये, है ना, ग्लूकोज से स्टार्ट हो रहा है और एंड प्रोडक्ट आपको क्या मिला है? आपका 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड मिला है। तो एक एक स्टेप आपको याद होना चाहिए और हर स्टेप पे कौन सा एंजाइम काम कर रहा है वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप बहुत अच्छे तरीके से याद करोगे, ऑल्दो मैं अभी अच्छे से एक्सप्लेन भी करूंगी। चलिए स्टार्ट करें। चलिए, आई नो तुम्हारा फेवरेट टॉपिक है ये, ठीक है। चलो, ग्लाइकोलिसिस देखो, इसको अगर आप तोड़ोगे, ग्लाइकोलिसिस इसका मतलब होता है शुगर, है ना, और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन, है ना। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करवा रहे हैं। जैसे मैंने बोला, ये आपका 10 स्टेप प्रोसेस है ना। और ऐसे मत करना कि भाई स्कूल में एग्जाम में आ गया और आपने एक स्टेप उड़ा दिया, नहीं भाई, 10 स्टेप प्रोसेस है तो 10 स्टेप प्रोसेस ही लिखोगे, ठीक है। 10 स्टेप प्रोसेस है, यहाँ पर ग्लूकोज का हम लोग ब्रेकडाउन करवा रहे हैं, ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। पहला जो पॉइंट है इसको हम लोग ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं। ईएमपी पाथवे का क्या मतलब है? ई मतलब एम्डन, एम मतलब मेयरहॉफ और पी मतलब पार्नस। ये जो आपके साइंटिस्ट थे इन्होंने डिड्यूस किया था ये पूरा पाथवे, ये पूरा प्रोसेस जो 10 स्टेप प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस का, इन्होंने डिड्यूस किया था। इसी वजह से इसको हम लोग ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं, ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। साइट तो हमें पता है कहां पर होता है, साइटोप्लाज्म में होता है ना। दूसरा पॉइंट भी हमें अच्छे से क्लियर हो गया। तीसरा, जो ग्लाइकोलिसिस है ये कॉमन पाथवे है बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। चाहे ऑक्सीजन का प्रेजेंस हो, चाहे ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं हो, ग्लाइकोलिसिस तो होगी ही। और है भाई का, है ना, कि भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता है, अपने को फर्क नहीं पड़ता है ना, हम तो होंगे ही होंगे, राइट। तो यहाँ पर इट इज अ कॉमन पाथवे बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पर कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं हो रहा है और कोई भी ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं हो रहा है, क्योंकि ग्लूकोज का कंप्लीटली ब्रेकडाउन नहीं होता है ना। अभी आप देखोगे जो एंड में आपका कंपाउंड बन रहा है वो आपका 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बन रहा है। तो दैट मीन्स यहाँ पर कंप्लीटली ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होगा, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। अगेन इसका ही आंसर हमने अगले पॉइंट में दे दिया कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं हो रहा। क्यों नहीं रिलीज हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हुआ है ग्लूकोज का, ठीक है। तो ये जो आपका फोर्थ पॉइंट है इसी का आंसर आपका फिफ्थ पॉइंट है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। सिक्स्थ पॉइंट क्या है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो 6 कार्बन कंपाउंड है वो टूटता है आपके, मैं तो टूट गया, है ना, मैं तो टूट गया 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में जो आपका 3 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। तो इसी वजह से बोला अगेन जो फिफ्थ पॉइंट है उसी का आंसर सिक्स्थ पॉइंट है, ठीक है, कि इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है। तो कैसे हो रहा है? ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूट रहा है 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में जो आपका कंप्लीटली इसका ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। सेवेंथ पॉइंट है 10 स्टेप पाथवे है ना, बहुत ही अच्छी बात है। अब ये जो आपका 8वां पॉइंट है और 9वां पॉइंट है और 10वां पॉइंट है इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगी, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस, कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई है इस प्रोसेस में, इस पाथवे में, उसकी बात किया हुआ है। तो एनर्जी हम खाता कब जोड़ेंगे? जब हमने पूरा महीने का खर्चा कर लिया है, हमने सारी चीजें समझ लिया है ना। तो बाद में मैं आपको बताऊंगी कि कितना एनर्जी प्रोड्यूस हुआ। सबसे पहले हम लोग पूरा प्रोसेस देख लेते हैं, ठीक है। ये तीनों पॉइंट्स जो है, ये तीनों पॉइंट्स आपको मैं पूरा प्रोसेस समझाने के बाद बताऊंगी। चलिए आइए 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 मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हाँ, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्लाइकोलिसिस, है ना। तो स्टेप 1 सबसे पहले क्या होगा, जो आपका ग्लूकोज है ना, यहाँ पर आपका प्यारा सा ग्लूकोज है ना, जो 6 कार्बन कंपाउंड है वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ठीक है। अगेन ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, जितने भी 10 स्टेप प्रोसेस है ये अच्छे से याद होना चाहिए। आपकी बुक में ना एंजाइम नहीं दिए होंगे, ठीक है, हर स्टेप पे कौन कौन सा एंजाइम है उसका नाम नहीं लिखा होगा। तो आप जो भी बच्चे देख रहे हो अपनी एनसीईआरटी की बुक खोलना, है ना, या फिर अगर नोट्स बना रहे हो तो उस नोट जहाँ पे भी नोट्स बना रहे हो वहां पर ये एंजाइम लिखते जाना हर स्टेप में। या फिर एक और काम कर सकते हो, आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में जहां पर ये लिखा हुआ है ना, जहां पर पूरा प्रोसेस बनाया हुआ है वहां पर भी आप लिख सकते हो एंजाइम्स को, ठीक है। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं।
यहाँ पर जो ग्लूकोज है वो आपका कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ठीक है। यहाँ पर हमने करा क्या है, यहाँ पर हमने छठे कार्बन पे फॉस्फेट लगाया है, ठीक है। अब अगर आप फॉस्फेट लगा रहे हो तो फॉस्फेट को लाना भी तो पड़ेगा, कैसे लाओगे, कहां से आ रहा है फॉस्फेट, हमने एटीपी को तोड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर एटीपी टूटेगा किसमें, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, और जो फॉस्फेट आया उसको हमने छठे कार्बन पे लगा दिया, तो आपका जो ग्लूकोज से दूसरा कंपाउंड बना दैट इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। यहाँ पर छठे कार्बन पे हमने क्या लगा दिया है, फॉस्फेट लगा दिया है। कैसे लगाया है, एटीपी को तोड़ के, एटीपी को हमने एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में तोड़ा और कार्बन फॉस्फेट लगा दिया है, ठीक है। ये जो है ये भी आपका 6 कार्बन कंपाउंड है, और जो पहला स्टेप है उसमें जो एंजाइम काम में आया है उसका नाम है हेक्सोकाइनेज, है ना। तो एंजाइम इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि कभी कभी 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करवाने के लिए कौन सा एंजाइम था, ये पहले स्टेप पे कौन सा एंजाइम काम में आया था, कौन सा एंजाइम है, हेक्सोकाइनेज। तो इसको याद रखना, ठीक है, इसलिए बार बार बोल रही हूँ भाई, मुन्ना याद कर लेना। चलिए आइए आइए देखो, पहले मैं आपको बता देती हूँ स्टेप 1 से लेकर स्टेप 5 तक आपको कोई दुख दर्द पीड़ा का सामना नहीं करना पड़ेगा, बट हाँ जो थोड़ा सा झोल है वो आपका स्टेप 6 में है, फिर उसके बाद 7, 8, 9, 10 भी बहुत इजी है, ठीक है। तो थोड़ा सा 6 वाला जो स्टेप है उसको ध्यान से समझना, ठीक है, या फिर ध्यान से सुनना। चलिए स्टेप 1 कंप्लीट हो चुका है, अब हम आ जाते हैं स्टेप 2 पे। आपका जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो अब कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। अगेन ये भी आपका 6 कार्बन कंपाउंड है, और जो स्टेप 2 पे एंजाइम काम कर रहा है वो है आइसोमेरेज। आइसोमेरेज क्यों आया है, क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये आइसोमर्स है ना। क्या है ये, आइसोमर्स है, इनका जो फॉर्मूला होता है ये सेम होता है बट इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ है, और यहाँ पर अगेन कौन सा एंजाइम काम किया है, आइसोमेरेज काम किया है, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया बात है, ये भी आपका 6 कार्बन कंपाउंड है, हमारा स्टेप 2 भी कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं स्टेप 3 पे। स्टेप 3 पे क्या हुआ है, जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है वो आपका कन्वर्ट हुआ है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में, है ना। यहां पर हमने देखा कि छठे कार्बन पे हमने फॉस्फेट लगाया हुआ था, यहां पर हम लोग फर्स्ट कार्बन पे भी फॉस्फेट ऐड कर रहे हैं, लगा रहे हैं। तो अगेन फॉस्फेट कहां से आ रहा है, एटीपी तोड़ेंगे, ठीक है। अपने को क्या है, अपने को एटीपी तोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस स्टेप पे एटीपी अगेन तोड़ा, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट पे जो आपका फॉस्फेट आया उसको हमने पहले कार्बन पे लगा दिया है, ठीक है। तो इसलिए हमारा क्या कंपाउंड बना, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बना है। अगेन ये भी आपका 6 कार्बन कंपाउंड है, और जो स्टेप 3 पे जो एंजाइम काम कर रहा है वो है आपका फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, ठीक है। कौन सा एंजाइम है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। अभी आप बोलोगे कि मैम यहाँ पर आपने बोला कि एनर्जी बनती है ना, ग्लाइकोलाइसिस में एनर्जी बनती है, बट यहाँ पर तो एटीपी का इस्तेमाल हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है, आपने बोला एनर्जी बनती है पर यहाँ पे तो हम लोग एनर्जी का यूज कर रहे हैं। बेटा ये जो आपका फेज है ये एक्टिवेशन फेज है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप गाड़ी चलाते हो तो आप इंजन को स्टार्ट करते हो ना, है ना, इंजन को स्टार्ट करते हो, तो यहाँ पर हम लोग इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए एनर्जी दे रहे हैं। ऐसा बोला जाता है ना कि पैसा कमाना है तो पहले पैसा लगाना पड़ता है ना, बिजनेस करना है, पैसा कमाना है अच्छा तो पैसा पहले लगाना पड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने एक भी 0 पैसा लगाया और आपको बहुत पैसे मिल जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होता, उसको लॉटरी बोलते हैं, है ना। लॉटरी तो आपकी किस्मत इतनी खराब है कि आपकी लगने वाली नहीं है, एनीवेज। बट यहाँ पर वही वाली बात है कि थोड़ा सा पैसा कमाना है तो थोड़ा पैसा लगाना भी पड़ेगा, तो यहाँ पर हम लोग वही एटीपी लगा रहे हैं, है ना। तो एक्टिवेशन फेज के दौरान हम लोग 2 एटीपी यूज करते हैं, लगाते हैं, ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। यहाँ पर हमारे पास फ्रक्टो 1,6 बिसफॉस्फेट आ चुका है। अब हम आते हैं अपने स्टेप 4 पे। जो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है ये अब कन्वर्ट हो जाएगा ट्रायोज फॉस्फेट में, बट ये आपका 6 कार्बन कंपाउंड था। अब ये देखो कैसे टूटा है, यहाँ पर आपका फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट था, ये ऐसे आ रहा था, ये अब 6 कार्बन कंपाउंड था, ये इस तरीके से टर्मिनेट हो गया 3 के उसमें, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे ट्रायोस फॉस्फेट ये 3 कार्बन कंपाउंड है, ट्रायोस फॉस्फेट 3 कार्बन कंपाउंड है ना, 6 कार्बन टूट गया है 3 कार्बन कंपाउंड 3 कार्बन कंपाउंड में, ठीक है। तो ट्रायोस फॉस्फेट जिसको हम लोग ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट भी बोलते हैं, 3PGAL प्यार से, है ना। और दूसरा यहाँ पर जो ट्रायोस फॉस्फेट है ये आपका डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है, ठीक है, जिसको हम DHAP भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपके भी ये जो है ये भी आइसोमर्स है, ठीक है। अब इसके बारे में बात करेंगे। अगेन यहाँ पर जो एंजाइम काम में किया
काम में आया। स्टेप 4 में वो आपका एल्डोलेज, ठीक है, क्या है आपका एल्डोलेज एंजाइम काम में आया है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। स्टेप 4 तक सॉर्टेड था। अगेन हमारे पास 3PGL बन गया और यहाँ पर DHAP बन गया है। अब अगेन ये आइसोमर्स है। देखो अब ना आपके पास दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन क्या है मैम हमारे पास, है ना, दो ऑप्शन ये है कि देखो दो कंपाउंड आपके पास आ गए हैं, 3 कार्बन कंपाउंड 3 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। अब आपके पास पहला ऑप्शन तो ये है कि आप इसी को कन्वर्ट कराते 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 नीचे तक लेकर जाओ, है ना, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि क्यों ना मैं इस वाले को, है ना, DHAP को इसी में कन्वर्ट कर दूं, क्योंकि ये दोनों आइसोमर्स हैं, है ना। जैसे मैंने बोला आइसोमर्स में क्या होता है, फॉर्मूला सिमिलर होता है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। तो अगर मैं इसको इसी में कन्वर्ट करा देती हूँ और धीरे 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 नीचे नीचे इसको कन्वर्ट कराते हुए लेकर जाऊंगे तो मेरे लिए ज्यादा ये वाला ऑप्शन ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। वहां पर अगर आप दो कंपाउंड को कन्वर्ट कराओगे तो बहुत सारे कंपाउंड बनेंगे, ठीक है। तो मेरे लिए जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो ज्यादा बेटर मुझे लग रहा है। और उसके साथ मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इसको इसमें कन्वर्ट करा सकती हूँ क्योंकि ये आइसोमर्स है, और आगे जितने भी कंपाउंड बनेंगे उनके आगे इंटू 2 कर दूंगी, ठीक है, ये कर सकते हैं, है ना, इंटू 2 कर दूंगी, राइट। ये मेरे लिए ज्यादा ईजी है एज कंपेयर टू कि मैं सभी को दूसरे दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट कराते जाऊँ तो मेरे पास इतने सारे कंपाउंड आ जाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने दूसरा वाला ऑप्शन चूज किया, हमने DHAP को कन्वर्ट करा दिया आपके 3PGAL में, ठीक है। अगेन यहाँ पर जो स्टेप 5 था, यहाँ पर जो एंजाइम काम में आया वो है आपका आइसोमरेज, है ना, दोनों आइसोमर्स है तो आपका जो एंजाइम काम में आएगा वो आपका आइसोमरेज आएगा, ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। ये अब कन्वर्ट हो गया। अब आगे जितने भी कंपाउंड्स होंगे उनके आगे हम लोग इंटू 2 कर देंगे, क्लियर हो गया। तो ये आपका स्टेप 5 तक क्या था, एक्टिवेशन फेज था। अब हम चलने वाले हैं स्टेप 6 पे, ठीक है। स्टेप 6 पे हम लोग आ गए हैं, ठीक है। अब अगेन ये जो स्टेप 6 है इसमें थोड़ा सा झोल है ना। झोल क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो यहां पर हमारे पास 3PGAL बन गया था, है ना। अब आपके बुक में ना डायरेक्टली 3PGAL से आपका ट्रायोस बिसफॉस्फेट बनाया हुआ है, दैट इज 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है, डायरेक्टली बनाया हुआ है। बट इसके बीच में ना एक स्टेप होता है जो आपको बताया नहीं गया, मतलब आपकी एनसीईआरटी में नहीं बताया हुआ है। वो क्यों नहीं बताया गया है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 3PGL था, ये देखो आपके पास 3PGL यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, इसको मैंने साइड में, ये जो आपका ये वाला जो पार्ट है ना यहाँ तक, ये वाला जो पार्ट है ये आपका स्टेप 6 के पहले वाला है, मतलब इसमें इस स्टेज में क्या हो रहा है वो मैं बता रही हूँ, ठीक है। जो मैंने बोला ना कि इनके बीच में भी कुछ होता है तो वही वाला चीज मैं बता रही हूँ, इसी वजह से इसको अलग से लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप स्किप करना चाहो तो भी आप स्किप कर सकते हो, अगर आपको पढ़ना है समझना है तो आप समझ सकते हो। अगेन आपके 11th क्लास के सब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आपको सच में समझना है ना, सच में आप चीजों को कॉन्सेप्ट उसका समझना चाहते हो तो आप समझ सकते हो, है ना। ऑप्शन आपके ऊपर है, इट्स योर चॉइस गाइस, ठीक है। चलो तो यहाँ पर क्या हो रहा है इस स्टेप के दौरान, देखो 3PGAL यहाँ पर आ चुका है, यही वाला, है ना। 2 आपको पता है क्यों लगाया हुआ है ना, क्योंकि हमने DHAP को भी कन्वर्ट करवा दिया है और आगे जितने भी कंपाउंड आएंगे उसको हम इंटू 2 कर देंगे। देखो यहां पर 3PGAL कन्वर्ट हो जाता है 1,3 bis PGAL में। तो यहां पर हमें क्या दिखा, देखो 3 तो था ही पहले से, यहां पर 1 मतलब पहले कार्बन पे हमने एक और फॉस्फेट लगाया है। बट क्या यहां पर ATP दोबारा से तोड़ा है, नहीं, यहां पर ATP हम दोबारा से नहीं तोड़ सकते हैं, वो सिर्फ एक्टिवेशन फेज में हो सकता है। यहां पर हम ATP नहीं तोड़ेंगे, तो ATP नहीं तोड़ा है तो कैसे यहां पर फॉस्फेट लगा है, यहां पर आपका H3PO4 आया है ना। इससे हमने फॉस्फेट लेकर यहां पर लगाया है फर्स्ट कार्बन पे, तो 1,3 bis PGAL बन गया है। 2 मॉलिक्यूल ऑफ 1,3 bis PGAL बन गया है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो स्टेप हुआ ना, जो ये कन्वर्ट हुआ, इसमें यहाँ पर कोई भी एंजाइम जो है इन्वॉल्व नहीं है। और हमने बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में बहुत ही अच्छे तरीके से समझा था कि कोई भी एक लिविंग रिएक्शन है उसको कैटलाइज करवाने के लिए कोई ना कोई एंजाइम होता ही होता है। बट यहाँ पर कोई एंजाइम नहीं है जो इस रिएक्शन को जो इस कन्वर्जन को करवा रहा है, राइट। तो इसी वजह से ये आपके बुक्स में नहीं दिया जाता है, साथ ही साथ मतलब इसी वजह से आपके बुक में नहीं बताया गया है। ऑल्दो जब आप आगे पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि अच्छा हाँ इनके बीच में भी कोई स्टेप होता है जो स्किप कर रखा है, ठीक है। अगेन ये जो आपका
जो बना है ना, ये बहुत ही ज्यादा शॉर्ट लिव्ड होता है और एकदम से खट खट इस तरीके से होता है ना। बहुत ही इसका जो कन्वर्जन का ड्यूरेशन होता है बहुत ही छोटा होता है ना। तो बनता है और फिर अगेन दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, इसीलिए शॉर्ट लिव्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। तो ये वाले में हमने समझा कि H3PO4 आया और यहाँ पर कोई भी एंजाइम नहीं है इस स्टेप पे, ठीक है। अब ये जो आपका 1,3 bis PGAL है, ये कन्वर्ट हो जाएगा टू मॉलिक्यूल ऑफ 1,3 bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो आपका ये वाला है, ठीक है। मतलब कि ये जो है ये बीच में आया है, बाकी ये वाला तो यहीं पर ही है, ठीक है। और यहां पर जो एंजाइम काम में आया है वो है आपका डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, डिहाइड्रोजिनेज। साथ ही साथ पहली बार स्टेप 6 पे ही आपका एनर्जी बनता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लाइकोलिसिस में सबसे पहले बार एनर्जी कौन से स्टेप पर बनता है, तो आप क्या बोलोगे कि स्टेप 6 पे बनता है, ठीक है। अगेन यहाँ पर डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आया है, ये क्या करवाएगा, ये इस पे जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन करवाएगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स को रिमूव करवाएगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स को रिमूव करवा के आपके NAD को दे देगा, ठीक है। तो आपका जो NAD प्लस है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो NAD बन जाएगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो NADH प्लस बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो NADH बन जाएगा, फिर प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो आपका NADH प्लस H प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इस स्टेप पर स्टेप 6 पे पहली बार एनर्जी जो है वो आपकी बनती है। तो याद रखना ये चीज, ठीक है। ये आपका 2 मॉलिक्यूल ऑफ 1,3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया है, जो आपका 3 कार्बन कंपाउंड है, और ये वाला यही है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाओ, अब ये वाला हो चुका है, ये बीच का जो स्टेप होता है ये आपका बहुत ही शॉर्ट लिव्ड है। यहाँ पर साथ ही साथ इस स्टेप में कोई भी एंजाइम इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, ये याद रखना। अगर आपको स्किप भी करना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ जाओ, ये वाला यही वाला कंपाउंड है ना, तो इधर आ जाओ। यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ ट्रायोस फॉस्फेट 3 कार्बन कंपाउंड या फिर 1,3 bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड आ चुका है, और यहाँ पर आपका क्या बन चुका है, NADH2 बन गया है या फिर NADH प्लस H प्लस बन गया है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। अब हम आ जाते हैं स्टेप 7 पे। तो 1,3 bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है अब वो कन्वर्ट हो जाएगा ट्रायोस फॉस्फेट, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ट्रायोस फॉस्फेट, दैट मीन्स 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो आपका अगेन 3 कार्बन कंपाउंड है। और यहां पर इस स्टेप पे जो एंजाइम काम में आया है वो है आपका ट्रांसफॉस्फोराइलेज, ठीक है, ट्रांसफॉस्फोराइलेज। अब यहां पर बोलोगे कि मैम यहां पर कुछ तो हुआ है, यहां पर 1,3 था, अब यहां पर सिर्फ 3 है, तो दैट मीन्स जो पहले कार्बन पे आपका फॉस्फेट था वो क्या हो गया, वो चला गया है ना, क्या हुआ है, चला गया। इसी वजह से तो हमें 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड मिला है ना। तो यहाँ पर 1 कार्बन पे जो फॉस्फेट था वो चला गया है, तो चला गया होगा, तो यहाँ पर होगा क्या, इस स्टेप पे देखो, यहाँ पर क्योंकि 2 है ना, तो यहाँ पर जो आपका फॉस्फेट होगा, ठीक है, 2 फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड 2 ADP दोनों मिलकर क्या बनाने वाले हैं, 2 ATP बनाने वाले हैं, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात, मैंने क्या बोला, क्योंकि यहां से फॉस्फेट गया है तो फॉस्फेट ADP के साथ मिलकर क्या बनाएगा, ATP बनाएगा। तो यहां पर स्टेप 7 पे आपका ATP 2 ATP बनता है। तो अभी तक हमने क्या क्या बना लिया, वैसे तो अगर देखा जाए तो एक्टिवेशन फेज में 2 ATP का इस्तेमाल भी हो गया है, फिर स्टेप 6 पे NADH2 बन चुका है ना, NADH प्लस H प्लस आप बोलना चाहो तो वो भी बोल सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर 2 ATP बना है स्टेप 7 पे, ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। यहाँ पर 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड आ चुका है। अब आते हैं स्टेप 8 पे। तो जो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ 2 फॉस्फोग्लिसरेट। अगेन ये आपका थर्ड पे जो फॉस्फेट था, है ना, थर्ड कार्बन पे जो फॉस्फेट था, उसने बोला एक काम कर, सेकंड पे आ जा, है ना, कुछ काम है, तो यहाँ पर सेकंड पे आ गया, तो यहाँ पर सेकंड पे फॉस्फेट आ गया है, यहाँ पर थर्ड पे था, तो ये जो कंपाउंड बना 2 मॉलिक्यूल ऑफ 2 फॉस्फोग्लिसरेट बना है। और स्टेप 8 पे जिस एंजाइम ने काम किया है उसका नाम है म्यूटेज। क्या नाम है, प्यार से इसको क्या बोलते हैं हम लोग, म्यूटेज बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 2 मॉलिक्यूल ऑफ 2 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। और इस स्टेप पे जिस एंजाइम ने काम किया है वो है इनोलेज, क्योंकि यहाँ पर इनोल ऐड करवाया है, तो इनोल ऐड करवाने वाला कौन सा एंजाइम है, इनोलेज हो जाएगा, ठीक है। ये आपका स्टेप 9 है ना, क्या हो गया, स्टेप 9, ठीक है। 2 फॉस्फोइनोल पाइरुवेट आपका कन्वर्ट हो जाता है 2 पाइरुविक एसिड में, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुविक एसिड में, ठीक है। यहां पर अगेन आपका जो फॉस्फेट होगा वो रिलीज होगा, है ना, तो फॉस्फेट रिलीज होगा, तो यहां पर वो आपका 2 फॉस्फेट रिलीज हुआ तो 2 ADP के साथ कंबाइन करके 2 ATP बनाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपके स्टेप
10 पे आपका क्या बनता है, एटीपी, 2 एटीपी बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल देखा जाए तो 4 एटीपी बन गए हैं, ठीक है। एक स्टेप 7 पे बना और एक स्टेप 10 पे बना, ठीक है। तो यहाँ पर 2 एटीपी बन गया है और यहाँ पर जिस एंजाइम ने काम किया है उसका नाम है काइनेज, काइनेज एंजाइम है। तो ये आपका 3 कार्बन कंपाउंड, लास्ट में आपको क्या बनता है, ग्लाइकोलिसिस के लास्ट में कौन सा कंपाउंड बनता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनता है, जो आपका 3 कार्बन कंपाउंड है। तो आपने यहाँ पर क्या देखा, जो ग्लूकोज था वो 6 कार्बन कंपाउंड था, उसका ब्रेकडाउन हुआ और लास्ट में हमें 3 कार्बन कंपाउंड मिला, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। और हमें अगर एनर्जी का खाता रखोगे तो क्या क्या मिला हमें, देखो पहले तो एक्टिवेशन फेज में आपने 2 एटीपी का इस्तेमाल कर लिया है, ठीक है। फिर स्टेप 6 में NADH2 बना, है ना। और फिर उसके बाद आपका स्टेप 7 पे एटीपी बना, 2 एटीपी बना और आपके स्टेप 10 पर 2 एटीपी बना, तो टोटल 4 एटीपी बने हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग अपने उसी वाले पॉइंट पे जो मैंने आपको बोला था, मैं बाद में बताऊंगी यहाँ पर कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, अब हम उसकी बात कर लेते हैं। तो जैसे मैंने बोला स्टेप 6 पे आपका 2 NADH2 बना है, ठीक है, 2 NADH2 बना है, ठीक है। स्टेप 7 पे 2 एटीपी बना है, स्टेप 10 पे 2 एटीपी बना है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। बट यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, क्योंकि हमने एक्टिवेशन फेज में 2 एटीपी का इस्तेमाल भी किया है, तो 4 में से 2 माइनस कर दो तो टोटल एनर्जी कितना प्रोड्यूस हुआ है, या फिर आप बोलना चाहो कि नेट एनर्जी कितना प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। 4 में से 2 एटीपी को माइनस कर दो जो हमने पहले यूज कर लिया है एक्टिवेशन फेज में, ठीक है। तो टोटल या फिर नेट एनर्जी कितना प्रोड्यूस हुआ, 2 NADH2 और 2 एटीपी हमारे पास प्रोड्यूस हुआ है। और वो भी जो एटीपी प्रोड्यूस हुआ है उसको हम लोग कैसे बोलेंगे, किससे प्रोड्यूस हुआ है, कौन से प्रोसेस से, आप बोल सकते हो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, है ना। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का क्या मतलब होता है, विदाउट F0 F1 पार्टिकल। जैसे मैंने आपको बताया था F0 F1 पार्टिकल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं एटीपी बनाने में, बट यहाँ पर हमने कोई भी F0 F1 पार्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया है, इसी वजह से हम लोग इसको हम लोग सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोल रहे हैं। अगर F0 F1 पार्टिकल का इस्तेमाल करते तो हम लोग उसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं, ठीक है। आई बात समझ में, क्लियर हो गया, ठीक है। तो 2 NADH2 और 2 एटीपी आपका बना है, नेट एनर्जी प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। यहाँ पर वही है, एनर्जी हमने यूज भी किया है 1/3 स्टेप में, ठीक है। और यहाँ पर 10th क्या है, 10th ये है कि मेच्योर आरबीसी और सीव सेल्स में आपका मेन एनर्जी पाथवे ग्लाइकोलिसिस ही होता है, ठीक है। तो ये पूरे 10 स्टेप्स हैं, है ना, पूरे आपके 10 पॉइंट्स है ग्लाइकोलिसिस के बारे में। आई एम होपिंग आपको ये पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। 10 के 10 जो प्रोसेस है वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे और आपको कोई भी दुख दर्द का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा, ठीक है। यार यू गाइज नो द ड्रिल, यार कर देना यार कमेंट सेक्शन में, ठीक है। कमेंट सेक्शन में लिख देना मैम, ऐसे मेंशन कर देना कि इतने ड्यूरेशन पे, जैसे अभी बोल रहे हो ना, तो इतने ड्यूरेशन पे मैम ने बोला था कि यू गाइज नो द ड्रिल, तो हमें ड्रिल तो फॉलो करना है, राइट 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 गाइज। चलिए चलो, बहुत बढ़िया बात है, थोड़ा पानी पी लूँ, आप बोलोगे तो पी लूंगी। सो आई एम होपिंग आपको इस चैप्टर में मजा आ रहा होगा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा ग्लाइकोलिसिस खत्म। अब हम आते हैं अपने दूसरे पे, है ना। दूसरा स्टेप क्या था, ग्लाइकोलिसिस के बाद हमारा लिंक रिएक्शन होता है, ठीक है। तो अब हम लिंक रिएक्शन को समझने वाले हैं। आइए 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 भाइयों और उनकी बहनों, लिंक रिएक्शन आखिर में होता क्या है मैम। सबसे पहले हम लोग इसके नाम जानते हैं। देखो बायो में ना एक प्रथा है ना, प्रथा ये है कि हम एक नाम से कभी भी खुश नहीं हो सकते हैं, हमें चाहिए एक ही चीज के 10 नाम, ठीक है। तो यहां पर भी वो प्रथा जो है वो फॉलो होगी। तो यहाँ पर लिंक रिएक्शन के और भी नाम है, जैसे कि क्या क्या है, जैसे कि गेटवे रिएक्शन हो गया, जैसे कि ट्रांजिशन रिएक्शन हो गया, जैसे कि ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हो गया, ठीक है। अब इसको हमने ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन क्यों बोला है उसके बारे में भी मैं बताऊंगी, साथ ही साथ इसको हमने ट्रांजिशन रिएक्शन क्यों बोला है उसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। देखो बायो में हम लोग ऐसे ही नहीं मन कर रहा है कि चलो ठीक है आज इसको ये बुला देते हैं, इसका ये नाम रख देते हैं तो रख देंगे, नहीं ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उसका कोई ना कोई रीजन होता है रखने का। जैसे यहाँ पर बोला गया है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, तो इसका भी कोई ना कोई रीजन होगा। ट्रांजिशन रिएक्शन क्यों बोला होगा, इसका भी कोई ना कोई रीजन होगा। अब वो क्या रीजन है इसको हम लोग समझते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस का अगर आपको याद है तो लास्ट में हमें क्या मिलता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड मिला था, ठीक है,
हाँ जी मैम, हमें वही मिला था। तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड जो आपका 3 कार्बन कंपाउंड है। अब ये जो लिंक रिएक्शन है ना, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है जो आपके दो बड़े पाथवेज को कनेक्ट करता है। समझ रहे हो मेरी बात? मैंने क्या बोला कि दो बड़े पाथवेज को ये कनेक्ट करता है एक सिंगल स्टेप रिएक्शन, ठीक है। तो कौन कौन से हैं वो दो बड़े पाथवेज, अगर मैं बात करूं तो यहां पर आ जाएगा आपका सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस, बीच में आता है लिंक रिएक्शन, लिंक रिएक्शन, और फिर उसके बाद आ जाएगा आपका क्राब साइकिल, ठीक है। तो क्राब साइकिल और आपका ग्लाइकोलिसिस, इन दोनों बड़े पाथवेज को ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन जो है जोड़ता है, ठीक है, कनेक्ट करता है, ठीक है। तो इसी वजह से इसको लिंक रिएक्शन बोला है। लिंक मतलब जोड़ना, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसका नाम ट्रांजिशन, गेटवे, और इसके बारे में अभी हम लोग बात करने वाले, इसको ये नाम क्यों दिया है उसके बारे में आपको अभी बताती हूँ, जस्ट अभी, बस 1 सेकेंड के अंदर, ठीक है। तो समझ में आ गया, लिंक रिएक्शन एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है जो आपके दो मेटाबॉलिक पाथवेज को जोड़ता है, कनेक्ट करता है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया बात है। जैसे हमें पता है ग्लाइकोलिसिस में हमें लास्ट में क्या मिलता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड मिलता है जो आपका 3 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। अब ये जो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड है ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटल कोए में। क्या बोला मैंने यहां पर? मैंने ये बोला कि जो आपका 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड है जो एक 3 कार्बन कंपाउंड है वो कन्वर्ट हो गया है 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटल कोए में, ठीक है। बहुत ही बढ़िया बात है अगर कन्वर्ट हो गया है। बट यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखना, आप देखने की बात ये है कि ये जो 3 कार्बन कंपाउंड है यहां पर अगर आप देखोगे ये 2 कार्बन कंपाउंड है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ होगा, ठीक है। इसी वजह से 3 कार्बन कंपाउंड से 2 कार्बन कंपाउंड बना है, राइट। अच्छा, तो यहां पर इस स्टेप में आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज भी होता है, ठीक है। साथ ही साथ यहां पर एनर्जी भी बनती है, ठीक है। यहां पर जो एंजाइम काम कर रहा है वो है आपका पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। अब जो डिहाइड्रोजिनेस है वो क्या करवाएगा, वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स को रिमूव करवाएगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स को रिमूव करवाने के बाद उसको NAD+ को देगा। NAD+ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करके NADH2 बनाएगा, मतलब यहाँ पर 2 NADH2 भी बनता है ना, 2 NADH2 भी बनता है, ठीक है। ये चीज याद रखना, जब हम पूरा एनर्जी अकाउंट देखेंगे ना कि कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई है वहां पर ये काम में आएगा। तो ग्लाइकोलिसिस का भी याद रखना कि 2 NADH2 और 2 ATP बना है और यहाँ पर आपका 2 NADH2 बनता है, ठीक है। यहाँ पर डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रिमूव करवाता है, ठीक है। अगर कार्बोक्सिलेज होता है ना, वैसे यहाँ पर कार्बोक्सिलेज भी है क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी, कार्बोक्सिलेज जहां पर आ जाए तो समझ जाना कि क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। बट यहाँ पर हमने डिहाइड्रोजिनेस इसलिए लिखा हुआ है कि क्योंकि जहां पर भी एनर्जी जहां पर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है, जहां पर ये दोनों चीजें हो रही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हो रही होती है और एनर्जी भी आपकी बन रही होती है, वहां पर हम किसको प्रेफरेंस ज्यादा देते हैं, एनर्जी बनने को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। इसी वजह से एंजाइम का नाम पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस रखा हुआ है। वरना आप बोल सकते थे भाई कार्बोक्सिलेज क्यों नहीं है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी तो रिलीज हो रहा है ना। बट यहाँ पर एनर्जी को ज्यादा हम लोग प्रेफरेंस देते हैं, ज्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं, ठीक है। बहुत ही बढ़िया बात है। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है जिसमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड जो 3 कार्बन कंपाउंड है वो कन्वर्ट हो चुका है 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटल कोए जो आपका अगेन 2 कार्बन कंपाउंड है। इस स्टेप में आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हुआ है और 2 NADH2 भी बना है। इस स्टेप पर जिस एंजाइम ने काम किया है उसका नाम है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। अब ये जो एंजाइम है ये पूरा कॉम्प्लेक्स है ना। कॉम्प्लेक्स मतलब कि यहाँ पर और भी चीजें होंगी, जैसे कि क्या क्या, जैसे कि मैग्नीशियम आयन हो गया, थियामिन आपका पायरोफॉस्फेट हो गया, कोएंजाइम हो गया, लिपोइक एसिड हो गया, NAD+ हो गया, ये सारा पूरा एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। पूरा एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें और भी चीजें प्रेजेंट है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया बात है। साइट मैंने आपको बता ही दिया था कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है, दैट्स इट। लिंक रिएक्शन के बारे में आपको इतना ही जानना है बस, और इसके अलावा आपको जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आई बात समझ में? सो आई एम होपिंग आपको लिंक रिएक्शन बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। अब हम आ जाते हैं अपने क्राब साइकिल पे। अच्छा, वो तो मैं बताना भूल ही गई आपको।
है ना। देखो इसका नाम हमने ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी तो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स को रिमूव भी करवा रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स को रिमूव करवा के एनर्जी बना रहे हैं, ठीक है, इसको दोगे तभी तो एनर्जी बन रही है। तो यहाँ पर इसीलिए ऑक्सीडेटिव भी बोला गया है, डीकार्बोक्सिलेशन इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि कुछ भी बोल दोगे आप, है ना, कुछ भी किसी को भी नाम दे दोगे, नहीं ऐसा नहीं होता है। यहाँ हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, हमारे यहाँ पर ऐसा होता है कि भाई कुछ ना कुछ होगा उससे रिलेटेड, इसी वजह से इसका नाम रखा हुआ है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। क्लियर हो गया ये सारी चीजें। चलिए अब हम आते हैं अपने 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 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। वैसे तो सारी रिएक्शंस इसमें, सारी रिएक्शंस नहीं गाइस, सारे पाथवेज ही इंपॉर्टेंट है, बट एनीवेज क्रैब साइकिल पे हम लोग आ चुके हैं, है ना। तो जितने भी आपको साइकिल्स दिख रहे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से कर लेना। इसीलिए मैं आराम आराम से आपको सारी चीजें समझा रही हूँ ताकि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए, क्रैब साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल। अगेन हमारा कहाँ ही पेट भरता है, जो बायोलॉजिस्ट होते हैं उनका पेट नहीं भरता यार एक नाम से, नहीं एक नाम, नो 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 नो, एक नाम तो हम लोग नहीं रखेंगे, हम इसी के 2-3 नाम रखेंगे। तो यहाँ पर क्रैब साइकिल को हम लोग प्यार से ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। अब इसका भी रीजन है, अगेन जैसे मैंने बताया था कि कुछ भी चीजें ऐसे नहीं होती है ना। तो सिट्रिक एसिड साइकिल इसलिए बोला गया है क्योंकि जो पहला स्टेबल कंपाउंड बनता है वो आपका सिट्रिक एसिड बना हुआ है। अगर आप देखना चाहो तो मैं आपको दिखा देती हूँ, अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो यहाँ पर दिखा देती हूँ, ठीक है। ये देखो सिट्रिक एसिड साइकिल सिट्रिक एसिड बनता है, इसी वजह से इसको हम लोग सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल क्यों बोला गया है, क्योंकि सिट्रिक एसिड पे 3 कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच्ड होते हैं, इसी वजह से ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोला गया है। एक होता है ना घर में बड़े बड़े बच्चे होते हैं जिनके नाम पे सब कुछ कर दिया जाता है ना, सारी चीजें उनको दे दी जाती है क्योंकि वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब देखो पहला स्टेबल कंपाउंड सिट्रिक एसिड है तो उसी के नाम पर ये साइकिल का नाम रख दिया। दूसरा क्योंकि इसी से 3 कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है ना, तो इसी वजह से ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोल दिया। साथ ही साथ इसको हम लोग C6 साइकिल भी बोलते हैं। C6 साइकिल क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो पहला स्टेबल कंपाउंड बन रहा है वो 6 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। आपको याद है ना C3 हम क्यों बोल रहे थे, क्योंकि जो पहला स्टेबल कंपाउंड बन रहा था वो 3 कार्बन कंपाउंड था। और आपने C4 क्यों बोला था, क्योंकि वहां पर जो पहला कंपाउंड बन रहा था, स्टेबल कंपाउंड बन रहा था, वो 4 कार्बन कंपाउंड था। तो ऐसे ही यहाँ पर 6 कार्बन कंपाउंड जो है पहला स्टेबल कंपाउंड बन रहा है, इसी वजह से हम इसको प्यार से C6 साइकिल भी बोलते हैं। तो अगर आपके पास आ जाए ऐसे किसी दिन कि C6 साइकिल हम किसको बोलते हैं, तो आप क्या बोलोगे, क्रैब साइकिल को बोलते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्रैब साइकिल को। तो अगेन ये भी आपका 10 स्टेप प्रोसेस है। क्या साइट है इसका, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स ही है, मैट्रिक्स में ही आपका क्रैब साइकिल हो रहा है। अब एनर्जी अकाउंट पे तो जैसे मैंने बोला कि बाद में आऊंगी, सबसे पहले हम लोग ये पूरा समझ लेते हैं, ठीक है। बहुत ही बढ़िया बात है ना, समझ लेते हैं उसके बाद हम बात करेंगे। आइए 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 मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, यहाँ पर भी आपको देखना पड़ेगा कौन से स्टेप पे एनर्जी बन रही है और कौन से स्टेप पे एनर्जी नहीं बन रही है। क्लियर हुई ये बात। चलिए स्टार्ट करते हैं हम ना अपना क्रैब साइकिल। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना क्रैब साइकिल, ठीक है। देखो एसिडल CoA तो हमें मिल गया था लिंक रिएक्शन से, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा कि क्या हो रहा था कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो गया था, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटल CoA में कन्वर्ट हो गया था। ये चीज हमें यहाँ से मिला है, कहाँ से मिला है, लिंक रिएक्शन से मिला है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया बात है। अब यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर जो एसिटल CoA है, जो आपका 2 कार्बन कंपाउंड है, ये आपके ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो आपका 4 कार्बन कंपाउंड है, ये दोनों मिलकर आपका क्या बनाने वाले हैं, सिट्रिक एसिड जो आपका 6 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। तो 4 और 2, ठीक है, तो 6 कार्बन कंपाउंड आपका सिट्रिक एसिड बना है, ठीक है। तो पहले स्टेप में ये बनता है सिट्रिक एसिड, ठीक है। और अगेन इसी के नाम पर हमने रखा है इसका ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, मतलब क्रैब साइकिल को हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, साथ ही साथ सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे पहला स्टेबल कंपाउंड बनता है वो आपका सिट्रिक एसिड है। और इसको हम लोग C6 साइकिल भी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर 6 कार्बन कंपाउंड बना है, ठीक है। तो पहला स्टेप आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। एसिटल CoA जो 2 कार्बन कंपाउंड है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड है, ये दोनों मिलकर आपका सिट्रिक एसिड बना रहे हैं। ये आपका स्टेप 1 होता है। और यहाँ पर जो एंजाइम काम में आता है वो है आपका सिट्रिक एसिड सिंथेस, ठीक है। तो पहले स्टेप में जो एंजाइम आया है वो आपका सिट्रिक एसिड सिंथेस आया, ठीक है। बहुत ही बढ़िया बात है।
अब आ जाते हैं हम लोग स्टेप 2 पे। तो सिट्रिक एसिड जो आपका 6 कार्बन कंपाउंड है, ये कन्वर्ट हो जाएगा सिस एकोनिटिक एसिड में। किस में कन्वर्ट हुआ है? सिस एकोनिटिक एसिड में। और इस स्टेप पर जो एंजाइम काम में आया है दैट इज एकोनिटेज। तो सिट्रिक एसिड कन्वर्ट हुआ सिस एकोनिटिक एसिड, सिस एकोनिटिक एसिड कन्वर्ट हुआ आइसोसिट्रेट में। अभी भी ये सारे 6 कार्बन कंपाउंड है, ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है, ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है, ये भी आपका 6 कार्बन कंपाउंड ही है। मतलब अभी कहीं भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई नहीं है, ठीक है। और ये जो आपका स्टेप 2 और स्टेप 3 है, इसके लिए आपके पास एक ही एंजाइम है जो है एकोनिटेज, ठीक है। स्टेप 2 पे और स्टेप 3 पे एक ही एंजाइम काम में आ रहा है दैट इज एकोनिटेज, ठीक है। समझ में आ गया? यहां तक हमें बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें समझ में आ गई है। आइसोसिट्रेट हमारे पास आ गया है जो आपका 6 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। तो आइसोसिट्रेट यहाँ पर बन चुका है। अब क्या होगा स्टेप 4 में, ध्यान से सुनना। स्टेप 4 में यहाँ पर आपका आइसोसिट्रेट जो है वो कन्वर्ट हो रहा है ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड में। और अगेन ये भी आपका 6 कार्बन कंपाउंड है, दैट मींस कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज नहीं हुआ है, बट यहां पर एक एनर्जी बनती है दैट इज NaDH2, ठीक है। यहां पर डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम काम में आ रहा है। अब मैंने आपको बताया था लिंक रिएक्शन में ही कि डिहाइड्रोजिनेस क्या करता है? ऑक्सीडेशन करवाता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स को रिमूव करवाता है, ठीक है। तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स को रिमूव करवाएगा और ये आपके NAD को दे देगा, ठीक है, NAD+ को दे देगा। तो NAD+ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे और क्या बना देंगे? NaDH2 बना देंगे, ठीक है। यहां पर आपके स्टेप 4 में एनर्जी बनी है, ठीक है, NaDH2 बना है, ये ध्यान रखना। स्टेप 4 पे आपका एनर्जी बना है और यहां पर डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम था, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका स्टेप 5। तो यहाँ पर स्टेप 5 में जो ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपके अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड में, ठीक है। ये आपका 6 कार्बन कंपाउंड था, यहाँ पर आपका 5 कार्बन कंपाउंड आया है। दैट मीन्स यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ है? रिलीज हुआ है। अब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ होगा तो कौन सा एंजाइम होगा? डी कार्बोक्सिलेज है। देखो कितना ऑब्वियस है ना कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हटवाने हैं, ऑक्सीडेशन करवाना है, तो आप डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम का हेल्प लेते हो, ठीक है, वो ये काम करवाता है। बट अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करवाना है तो यहाँ पर कौन सा एंजाइम काम में आ रहा है? डी कार्बोक्सिलेज। डिहाइड्रोजिनेस और डी कार्बोक्सिलेज ये बहुत ही ऑब्वियसली वहीं पे आपके बहुत स्पेसिफिक होते हैं। मतलब जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा तो आपका डी कार्बोक्सिलेज आ जाएगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स रिमूव होंगे वहां पर आपका डिहाइड्रोजिनेस आ जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में? तो यहां पर क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर देखोगे रिलीज हो रहा है। इस स्टेप पे 5 कार्बन कंपाउंड बना है और डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम ने इस स्टेप पर काम किया है, ठीक है। अब यहां पर हम आ जाते हैं अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड पे हम लोग आ गए हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? अच्छा, ये जो स्टेप होगा यहाँ पर स्टेप 6 होगा ये, ठीक है, ये आपका स्टेप 6 है। तो स्टेप 6 में अगर आप देखोगे यहाँ पे आपका अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड से बन रहा है सक्सिनिल CoA। सक्सिनिल CoA बनाया है और इस स्टेप पर CoA ने भी एंट्री मारी है ना, CoA ने एंट्री मारी है। और साथ ही साथ यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होगा, साथ ही साथ यहाँ पर एनर्जी भी बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंजाइम काम में आ रहा है दैट इज अल्फा कीटो ग्लूटारिक डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जो आपके स्टेप 6 में काम आ रहा है एंजाइम वो है आपका अल्फा कीटो ग्लूटारिक डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर CoA ने भी एंट्री मारी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हुआ है और एनर्जी भी बना है। मतलब ये 5 कार्बन कंपाउंड है तो ये 4 कार्बन कंपाउंड आया है आपके पास। क्या आया है? सक्सिनिल CoA आया है। अच्छा, यहाँ पर अगर कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हुआ है, दोनों चीजें हुई है, एनर्जी भी बनी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बना है, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हुआ है। बट मैम हमने यहाँ पर डिहाइड्रोजिनेस क्यों लिखा हुआ है, यहाँ पर डी कार्बोक्सिलेज क्यों नहीं लिखा है? अगेन वही वाली चीज मैंने आपको वैसे पहले ही बता दिया है, बट एक और बार बता देती हूँ कि जहां पर एनर्जी बनती है, दोनों चीजें हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हो रहा है, एनर्जी भी बन रही है, बट जहां पर एनर्जी बनती है हम उसको ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर इसका नाम डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स रखा हुआ है, डी कार्बोक्सिलेज नहीं रखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर सक्सिनिल CoA आ जाएगा, 4 कार्बन कंपाउंड। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये जो आपका सक्सिनिल CoA है ये कन्वर्ट हो जाएगा सक्सिनिक एसिड में। अगेन 4 कार्बन कंपाउंड है तो कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज नहीं हुआ है ना। यहाँ पर जिस एंजाइम ने काम किया है सक्सिनेट थियोकाइनेज ने, CoA जो है वो बाहर चला गया है और यहाँ पर ये आपका GTP बनता है ना, GDP से आपका GTP बनेगा, ठीक है। GTP आपका ATP के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है।
जीटीपी आपका एटीपी के इक्विवेलेंट उसको हम लोग मानते हैं। तो स्टेप 7 पे आपका जीटीपी बना है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। अब यहाँ पर स्टेप 8 में क्या होगा, सक्सिनिक एसिड आपका कन्वर्ट हो जाएगा फ्यूमेरिक एसिड में। यहाँ पर जो एंजाइम काम में आएगा सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस काम में आएगा। यहाँ पर स्टेप 8 पे भी एनर्जी बनता है, दैट इज FADH2। जैसे NaDH2 है वैसे ही आपका FADH2, ठीक है, यहाँ पर FADH2 बनता है। FADH2 आपके स्टेप 8 पे बना। स्टेप 9 पे अगेन फ्यूमेरिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा मैलिक एसिड में, एंजाइम काम में आएगा फ्यूमरेज। फिर यहाँ पर आपके स्टेप 10th पे जो मैलिक एसिड है वो कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सालो एसिटिक एसिड में, 4 कार्बन कंपाउंड 4 कार्बन कंपाउंड। यहाँ पर स्टेप 10th पे जिस एंजाइम ने काम किया है वो है मैलिक डिहाइड्रोजिनेस। डिहाइड्रोजिनेस है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स को रिमूव करवाएगा, एनर्जी बनेगा। तो इस स्टेप पर भी आपका NaDH2 बनता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि क्या क्या बना है ना, कौन कौन से स्टेप पे कौन कौन सी एनर्जी बनी है, तो सबसे पहले स्टेप 4 पे NaDH2 बना है ना, एक NaDH2, यहाँ पर एक NaDH2, तो दो तो NaDH2 बन गए, सॉरी 3 NaDH2, 1 2 एंड 3, एक स्टेप 4 पे, यहाँ पर आपके स्टेप 6 पे और एक 10th पे, है ना। तो 3 आपके पास NaDH2 आ गया, एक FADH2 आ गया और एक GTP आ गया, ठीक है, आई बात समझ में। तो यहाँ पर ये एनर्जी आपकी बनी है और ये आपका पूरा क्रैब साइकिल कहलाता है, ठीक है। अगेन इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करना है, अगर आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आपको ये पूरा क्रैब साइकिल बना के आना है ना। और जितने भी एंजाइम्स हैं, जितने भी एंजाइम्स इन्वॉल्व है हर स्टेप पे, वो भी आपको लिख के आना है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। अब हम आते हैं एनर्जी अकाउंट पे, ठीक है। अब थोड़ा खाता वाता जोड़ ले भाई, है ना, कि भाई कितनी एनर्जी बनी है, तो वो भी तो करना जरूरी है ना। चलिए एनर्जी अकाउंट की बात करेंगे तो सबसे पहले NaDH2, जैसे मैंने बोला कि 3 बने हैं, ठीक है, 3 बने हैं। FADH2 हमारा 1 बना है, GTP कितना बना है, 1, है ना, जिसको हमने इक्विवेलेंट मान दिया है ATP के, ठीक है, 1 आपका GTP, 1 FADH2 और 3 NaDH2 बन गया है, ठीक है। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, देखो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जब आपके ग्लाइकोलाइसिस में था वो कन्वर्ट होता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में, फिर 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड लिंक रिएक्शन के दौरान कन्वर्ट होता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल कोए में। बट यहां पर जो हमने क्रैब साइकिल पढ़ी है, हमने 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल कोए का पढ़ा है, ठीक है। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल कोए की वजह से पूरा एक साइकिल चला है। तो अगर 2 है ना, 2 ही बनते हैं ना आपके लिंक रिएक्शन में, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल कोए है तो 2 क्रैब साइकिल होगी, है ना, 2 क्रैब साइकिल चलेगी। तो एक से अगर एक ये बन रहा है, एक में अगर आपके पास 3 NaDH2, एक FADH2 और एक GTP आ रहा है, तो 2 अगर क्रैब साइकिल होगी तो कितना होगा, इसको इंटू 2 कर दो, तो NaDH2 कितना बना, 6 बना, FADH2 2 बनेगा और GTP भी 2 बनेगा। तो आपके क्रैब साइकिल में कितना एनर्जी बना, 6 आपका NaDH2 बनता है, 2 FADH2 बनता है और 2 GTP बना है। क्लियर हो गई ये चीज, है ना। ये वाली चीज बहुत अच्छे से आपको क्लियर होनी चाहिए, अदरवाइज आपको बहुत कंफ्यूजन होगा, ठीक है। यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल कोए है, इसी वजह से 2 क्रैब साइकिल है, तो इसी वजह से हमने इसको इंटू 2, ये तो हमने एक साइकिल में देखा ना कि कितनी एनर्जी बनी है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 2 क्रैब साइकिल में कितनी एनर्जी बनेगी वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सो आई एम होपिंग आपको ये क्रैब साइकिल बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। अब बहुत सारे बच्चों को ये याद नहीं होता है ना, याद नहीं होता है तो इसके लिए एक निमोनिक है। अब आप बोलोगे कि भाई मैम रहने दो, आप निमोनिक तो मत ही दो, वरना पता चले कि हमें निमोनिक को याद करने के लिए एक और निमोनिक बनाना पड़े, है ना। तो देख लेना भाई, तुम्हारा चॉइस है, मैं बता देती हूँ क्या है ना। याद नहीं करना, निमोनिक को यूज नहीं करना वो तुम पे है, ठीक है। अगर करना चाहते हो तो कर लेना, नहीं करना चाहते हो तो इट्स योर चॉइस गाइज, ठीक है। तो निमोनिक क्या है, सिट्रिक एसिड और सिस एकोनिटिक एसिड आपको याद करना है। बाकी आप कैसे याद करोगे, इज आर ऑसम स्टेबल सबस्ट्रेट फॉर मेकिंग OAA, ठीक है। फिर से बताती हूँ एक बार, सिट्रिक एसिड, सिस एकोनिटिक एसिड इज आर ऑसम स्टेबल सबस्ट्रेट फॉर मेकिंग OAA, ठीक है। इस तरीके से आप अपने पूरे क्रैब साइकिल को याद कर सकते हो। अगेन टोटली योर चॉइस, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया बात है, तो हमने एक मेजर पाथवे भी कवर कर लिया है, ठीक है, मेजर पाथवे भी हमने कवर कर लिया है। अब हम आते हैं अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन समझेंगे, उसके बाद हम लोग पूरा एनर्जी अकाउंट, कितना एनर्जी बनता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, वो समझेंगे।
उसके बाद हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन पे जाएंगे और फिर उसके बाद रेस्पिरेटरी क्वेश्चन बाकी हो जाएगा, ठीक है। बस थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका इलेक्ट्रॉन, मतलब और भी इंपॉर्टेंट है बट जिसपे ज्यादा आपको फोकस करना है दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। आइए समझते हैं कहां पर हो रहा है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 4 कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। 4 कॉम्प्लेक्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, एक 5वां भी होता है, 5वें के बारे में मैं आपको दिखा दूंगी कौन सा है। वो आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन वाला है जिससे एटीपी हम लोग बनाएंगे, वो वाला कॉम्प्लेक्स है ना। एक बार मैं दिखाई देती हूँ आपको, ये वाला, ठीक है, दिस वन, ये आपका पांचवा कॉम्प्लेक्स होगा। बाकी 4 कौन कौन से हैं, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4। कॉम्प्लेक्स 1 आपका NADH2 डिहाइड्रोजिनेज प्लस फ्लावो मोनोन्यूक्लियोटाइड आयरन सल्फर प्रोटीन, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 2 क्या है, FADH2 डिहाइड्रोजिनेज, FE मतलब आयरन सल्फर प्रोटीन। कॉम्प्लेक्स 3 क्या है, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स 4 क्या है आपका साइटोक्रोम AA3 साइटोक्रोम C, ठीक है। ये आपके 4 कॉम्प्लेक्स है। अब यहां पर कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 एक साथ काम करते हैं, और कॉम्प्लेक्स 2 फिर दूसरी बार कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 एक साथ काम करते हैं, ठीक है। मतलब कि जहां पर कॉम्प्लेक्स 1 काम करेगा वहां पर कॉम्प्लेक्स 2 काम नहीं करता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी जो आ रही है वो अलग अलग है। अगर NADH2 आ रही है तो वो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स 1 में जो भी होगा आगे का प्रोसेस वो मैं अभी समझाती हूँ। अगर NADH2 है तो कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 काम करेगा। अगर FADH2 है तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 काम करेगा, ठीक है। तो NADH2 डिहाइड्रोजिनेज, FADH2 डिहाइड्रोजिनेज, समझ रहे हो, है ना, समझ गए मेरी बात। अगर FADH2 है तो यहाँ पर ये तीनों काम करेंगे, ठीक है। अगर NADH2 आया है तो ये सॉरी सेकंड नहीं, ये और ये काम करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कि जब आपका एनर्जी क्या है, NADH2 है, ठीक है। कौन कौन से कॉम्प्लेक्स काम में आने वाले हैं, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और आपका 5th वाला भी है ना, F0 F1 पार्टिकल वाला जो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से जो हम लोग एनर्जी बनाएंगे वो वाला, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो NADH2 आया, ठीक है। हमने ग्लाइकोलिसिस हो गया, लिंक रिएक्शन हो गया, फिर उसके बाद आपका क्रैब साइकिल हो गया। क्रैब साइकिल में हमें पता चल गया कि 6 NADH2 बनते हैं, 2 FADH2 बनते हैं और 2 आपके GTP बने थे, ठीक है। तो अगर NADH2 एनर्जी आ रहा है, एंटर कर रहा है आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ठीक है, जो आपका एनर्जी प्रोड्यूस हुआ है अब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर करेगा। देखो ये इस तरीके से होता है, पहले ग्लाइकोलिसिस होगा, ग्लाइकोलिसिस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात हो रही है। ग्लाइकोलिसिस हुआ, 2 पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड जो है लिंक रिएक्शन में एंटर करेगा। वो सिंगल स्टेप रिएक्शन है जिसमें आपको 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटल कोए बने मिलेगा। 2 एसिटल कोए से आपको पूरा क्रैब साइकिल आपका होता है ना, क्रैब साइकिल होगा। फिर उसके बाद जो उसमें एनर्जी बनेगी वो आपका कहां पर एंटर करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर करेगा। कहां पर हो रहा है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में हो रहा है। तो ये आपका इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है ना। ये वाला जो पूरा है ये मैट्रिक्स है, ये आपका पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है जो आपके आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में होता है, और ये आपका आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ठीक है। पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस जो आपके इनर और आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर साइड में मैट्रिक्स है। चलो अब NADH2 आया है, NADH2 एनर्जी कौन सा आया है, NADH2। तो मैंने आपको बताया कि कौन कौन से कॉम्प्लेक्स काम में आएंगे, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। तो NADH2 आया, इसको हमने तोड़ा NAD+ और 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। NADH2 को तोड़ोगे तो आपको NAD+ मिलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, 2 प्रोटॉन मिलेगा। 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन को जोड़कर ही हम लोग इसको देते थे, तभी NADH2 बनता था। तो अगर आप तोड़ोगे तो यही मिलेगा ना, ठीक है। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो अब किसके पास चला जाएगा, आपके कॉम्प्लेक्स 1 के पास चला जाएगा, है ना। कॉम्प्लेक्स 1 के पास गया है। अगेन कॉम्प्लेक्स 1 क्या है, FMN प्लस आयरन सल्फर प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स 1। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो टूटा था, मतलब इनके टूटने की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन भी मिला था, वो आपके कॉम्प्लेक्स 1 में गया। कॉम्प्लेक्स 1 से ये पास हो जाएगा यूबिक्विनोन के पास, ठीक है। यूबिक्विनोन ना बड़ा न्यूट्रल बंदा है, वो बोलता है कि इलेक्ट्रॉन तो मैं लूंगा साथ ही प्रोटॉन भी लूंगा, है ना। जैसे हमने वहां पर पढ़ा था फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में प्लास्टोक्विनोन था, है ना। तो प्लास्टोक्विनोन को मोमोज पसंद थे, उसको चटनी भी पसंद थी, है ना। तो यहाँ पर भी सेम वही वाली कहानी है कि इसको इलेक्ट्रॉन भी पसंद है, साथ ही साथ प्रोटॉन भी पसंद है। तो प्रोटॉन्स उसको मिलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा यूबिक्विनोल में, ठीक है।
अगेन अगर दूसरे कॉम्प्लेक्स को दे देगा तो फिर ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। सेम वही वाली कहानी है यहाँ पर भी, मोमोज चटनी वाली कहानी है, तो मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ यहाँ पर। ये जो आपका यूबिक्विनॉन है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसको पास कर दिया, देखो यहाँ पर पासिंग पास खेल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को पहले कॉम्प्लेक्स 1 के पास गया, फिर अब इसको यूबिक्विनॉन के पास दे दिया। अब ये क्या करेगा, ये लेटरली शिफ्ट हो सकता है, तो ये इधर भी जा सकता है, इस तरीके से लेटरली शिफ्ट हो सकता है। तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को पास कर देगा कॉम्प्लेक्स 3 को, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 2 तो है ही नहीं इसमें, कॉम्प्लेक्स 3 को पास करा है ना, कॉम्प्लेक्स 3 को पास किया। जब इसने कॉम्प्लेक्स 3 को पास किया, मीनवाइल मैट्रिक्स से 2 प्रोटॉन जो है वो आपके पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में पंप कर दिए गए थे। अब कैसे पंप किए गए होंगे, प्रोटॉन पंप की हेल्प से, ठीक है। प्रोटॉन पंप आपके 2 प्रोटॉन्स जो है मैट्रिक्स से पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में एंटर कर जाएंगे, या फिर उनको हम लोग भेज देंगे, पंप कर दिया जाएगा बेसिकली। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसको पास कर दिया जाएगा आपके साइटोक्रोम सी को, ठीक है। साइटोक्रोम सी किसका पास पार्ट है, वो आपके कॉम्प्लेक्स 4 का पार्ट है। ये भी आपका लेटरली शिफ्ट हो सकता है। तो साइटोक्रोम को जैसे ही पास करेंगे, ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन को पास कर देगा आपके कॉम्प्लेक्स 4 को, ठीक है। मीनवाइल जब ये काम हो रहा था, अगेन यहां से मैट्रिक्स से 2 प्रोटॉन्स को अगेन पंप कर दिया जाएगा पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, ठीक है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए थे, इसको पास किया A, फिर A3, फिर यहां से ये चला गया आपके मैट्रिक्स में, और जो फाइनली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा वो आपका ऑक्सीजन होगा, ठीक है। फाइनली जो आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो आपका ऑक्सीजन होगा। तो हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ये आपका फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, ठीक है। जब आपने इसको यहां भेजा, मीनवाइल मैट्रिक्स से अगेन 2 प्रोटॉन्स को पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में पंप कर दिए गए विद द हेल्प ऑफ प्रोटॉन पंप, ठीक है। अब ये जो आपका 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 प्रोटॉन और हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, और आपका 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ये तीनों मिलकर क्या बनाने वाले हैं, मेटाबॉलिक वाटर बनाने वाले हैं, ठीक है। क्या बनाने वाले हैं, मेटाबॉलिक वाटर बनाने वाले हैं। तो अगर आपसे पूछे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कौन सा फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, तो आप क्या बोलोगे, ऑक्सीजन है, ठीक है। और ये तीनों मिलकर 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन और हाफ ऑक्सीजन, ये मिलकर मेटाबॉलिक वाटर बनाते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिक वाटर क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है ना, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में आपको वाटर दिखता है, राइट, वाटर बनता है, राइट। तो यहाँ पर क्या है, ये वही मेटाबॉलिक वाटर है जो बन रहा है, ठीक है। क्लियर हो गई, चलिए, तो मेटाबॉलिक वाटर बन गया है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज है, ध्यान से सुनना, हमने यहाँ पर प्रोटॉन्स को पंप किया, यहाँ पर प्रोटॉन को पंप किया, यहाँ पर प्रोटॉन को पंप किया, तो कहीं ना कहीं पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में प्रोटॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा, तो एक ग्रेडियंट बन गया है ना, ग्रेडियंट बन गया है। यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रोटॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन हो गया है, यहाँ पर नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन इतना ज्यादा नहीं है। अब रोल आता है आपके कॉम्प्लेक्स 5 का। कॉम्प्लेक्स 5 क्या है, आपका F0 F1 पार्टिकल ही है। और आपको पता है F0 F1 पार्टिकल को एटीपी बनाने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, एक तो मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ती है ना, दूसरा ग्रेडियंट की जरूरत पड़ती है, प्रोटॉन ग्रेडियंट की जरूरत पड़ती है, जो ऑलरेडी हमने यहाँ पर बना दिया है ना, प्रोटॉन्स को पंप कर करके, ठीक है। साथ ही साथ एटीपी सिंथेस की जरूरत पड़ती है ना, एंजाइम की। और क्या जरूरत पड़ती है इनको, बस यही सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। अब क्या होगा यहाँ पर, ये जो प्रोटॉन्स है, अगेन वही वाली कहानी, प्रोटॉन जाएगा, इधर से जाएगा, और ये आपका F0 पार्टिकल जो है वो ऐसे रोटेट करेगा। रोटेट करने की वजह से यहाँ पर कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस आएंगे, जिसकी वजह से एंजाइम एक्टिवेट होगा, एटीपी सिंथेज एंजाइम एक्टिवेट होगा, तो यहाँ पर ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़कर ये ATP बना देगा, ठीक है। क्या बनाया इसने, ATP बनाया है। आई बात समझ में, चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है। अब यहाँ पर हम लोग एक चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि यहाँ पर 2 प्रोटॉन्स है, ठीक है। अगर 2 प्रोटॉन्स यहाँ से गए हैं तो हमारे पास एक ATP बना है, तो यहाँ पर कितने हैं, 2 4 6 है। तो अगर 2 प्रोटॉन से एक ATP बनता है, तो 6 प्रोटॉन से कितने ATP बनेंगे, 3 ATP बनेंगे, ठीक है। यही वाली कहानी है ना, 3 ATP बनेंगे। बहुत ही बढ़िया बात है। तो यहाँ पे 2 प्रोटॉन से एक ATP बन रहा है, तो 6 आपके प्रोटॉन से 3 ATP बनेगा। तो दैट मीन्स एक NADH2 से 3 ATP बना है। समझे, समझ में आया कुछ या फिर चला गया? देखो यहाँ पर 2 प्रोटॉन से हमने एक ATP बनाया है, यही तो हुआ है ना। यहाँ पर देखो,
ये 2 प्रोटॉन अगर इधर से गया है तो 1 एटीपी बना है। मेरे पास कितने हैं? 6 हैं, तो 6 होंगे तो मेरे पास 3 एटीपी बनेंगे। 3 एटीपी बनेंगे तो दैट मीन्स यहाँ पर अगर NaDH2 का ब्रेकडाउन हुआ, एक NaDH2 का ब्रेकडाउन हुआ तो मेरे पास कितनी एनर्जी बनी है? 3 एटीपी बना है। यही वाला है, इसको ध्यान रखना क्योंकि हम लोग इसको पढ़ेंगे अभी जब पूरा ग्लूकोज अकाउंट, पूरा एनर्जी का अकाउंट, पूरा खाता जोड़ने बैठेंगे ना कितना एनर्जी बना है, तब वहां पर काम में आएगा। ठीक है, ये वाली चीज हमें समझ में आ गई है। ये तो केस हो गया जब NaDH2 था। मैम FADH2 होगा तब क्या होगा? FADH2 होगा तो अगेन जैसे मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स 2 आएगा, है ना, यहाँ पर तो FADH2 आया है ना, इसका ब्रेकडाउन हुआ FAD प्लस में, 2 प्रोटोन में 2 इलेक्ट्रॉन में। यहाँ पर अब कॉम्प्लेक्स 1 काम में नहीं करेगा, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स 2 में ये इलेक्ट्रॉन चला गया। ठीक है, तो इसने ले लिया 2 इलेक्ट्रॉन को। अगेन वही वाली कहानी हुई, यूबिक्विनोन को पास किया, इसने कॉम्प्लेक्स 3 को पास किया, कॉम्प्लेक्स 3 से साइटोक्रोम C में गया, यहाँ से ये कॉम्प्लेक्स 4 में गया और यहाँ से ये फाइनली इसको ऑक्सीजन ने एक्सेप्ट किया और यहाँ पर भी पानी बना है। कोई डिफरेंस नहीं है ना, सारी चीजें, सारी स्टेप्स सेम है, कहाँ कहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, कौन से कॉम्प्लेक्स में जा रहा है, बस डिफरेंस यहाँ पर इतना ही है कि यहाँ पर क्योंकि FADH2 है तो आपका कॉम्प्लेक्स 1 काम में नहीं आएगा, है ना, कॉम्प्लेक्स 1 काम में नहीं आएगा। देखो यही आपका सिर्फ डिफरेंस है। बाकी एक और डिफरेंस है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स 1 काम में नहीं आ रहा है तो यहाँ से प्रोटोन, जब इधर से आप इलेक्ट्रॉन इसको पास कर रहे होंगे तो यहाँ से मैट्रिक्स से प्रोटोन जो है पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में नहीं पंप किए जाएंगे, सिर्फ यहाँ से पंप किए जाएंगे और यहाँ से पंप किए जाएंगे। दैट मीन्स यहाँ पर हमारे पास 4 ही प्रोटॉन्स आए हैं। तो जैसे मैंने बोला कि अगर 2H+ है, 2 प्रोटॉन्स है, तो उससे अगर एक ATP बन रहा है, तो अगर हमारे पास 4 है तो 4 होंगे तो कितने बनेंगे? 2 बनेंगे, राइट। तो यहाँ पर जब FADH2 है ना, FADH2 है तो 2 प्रोटॉन से 1 ATP बना, 4 से 2 ATP बनेगा, तो एक FADH2 जब टूटा है तो उससे 2 ATP बना है। और अगर NaDH2 होता है तो 3 ATP, FADH2 2 ATP, NaDH2 3 ATP। इसको ध्यान रखना क्योंकि हम लोग पूरा अभी ग्लूकोज का, अगेन वही बोला ना, पूरा खाता जोड़ेंगे तब आपको पता चलेगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। तो ये था आपका पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सो आई एम होपिंग आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ये सारी चीजें यहाँ पर भी अगेन ग्रेडियंट बन जाएगा, है ना, ग्रेडियंट बनेगा यहाँ पर भी ये आपका F0 F1 पार्टिकल जो है ये काम में आ रहा है। अगेन यहाँ पर F0 F1 पार्टिकल की वजह से एनर्जी बन रहा है, तो इसको हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलेंगे। ठीक है, जो विदाउट F0 F1 पार्टिकल के बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। बट यहाँ पर क्योंकि एनर्जी इट इज बिकॉज ऑफ F0 F1 पार्टिकल, तो इसको हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ETS प्लस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन आपका टर्मिनल ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन था। सो आई एम होपिंग आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये जो तीनों तो नहीं, दोनों मेजर, ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन तो एक 1 स्टेप सिंगल स्टेप रिएक्शन है, और आपका क्रैब्स साइकिल, हाँ 3 ही हो गए ना, 4 तो नहीं हो, 3 हुए, 3 है ना, ग्लाइकोलिसिस हो गया, फिर आपका क्रैब्स साइकिल हो गया, फिर आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो गया। आई एम होपिंग आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ये पूरे स्टेप्स है ना, तो तीनों स्टेप्स आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। पहले ग्लाइकोलिसिस हुआ, उसके बाद आपका लिंक रिएक्शन हुआ, लिंक रिएक्शन से आपका फिर क्रैब्स साइकिल हुआ, क्रैब्स साइकिल के बाद क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगा। ये चारों जो चीजें हैं ये स्टेप्स है। ठीक है, ये क्या है? स्टेप्स है। किसमें? एरोबिक रेस्पिरेशन में। अब जैसे मैंने बोला था कि एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ से स्टार्ट होता है उसके बारे में अभी हम थोड़ी देर में स्टार्ट करने वाले हैं, बट उससे पहले हम लोग एक बार एनर्जी अकाउंट ले लेते हैं, खाता जोड़ ले पहले, है ना। एरोबिक रेस्पिरेशन में जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 38 ATP बनता है, तो वो कैसे ATP बन रहा है उसको हमें प्रूफ तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पूरे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कितना एनर्जी अकाउंट होता है वो हमें देखना है। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए अब हम थोड़ा खाता वाता पैसा वैसा जोड़ लेते हैं, एनर्जी जोड़ लेते हैं, कितना एनर्जी बना है। आइए 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 मेरे प्यारे प्यारे बहनों और उनकी भाइयों, ये क्या बोल दिया मैंने, एनीवेज सीधा कर लेना तुम, है ना। तो देखो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया भी बनाया क्योंकि मेरे को साइट दिखाना था, है ना, कि ग्लाइकोलिसिस कहाँ पर हो रहा है, लिंक रिएक्शन कहाँ पर हो रहा है, क्रैब साइकिल कहाँ पर हो रहा है, ETC साइकिल ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ पर हो रहा है ना, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर पूरा माइटोकॉन्ड्रिया बनाया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस से। सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस ही होता है, यस मैम। तो हमें पता है ग्लाइकोलिसिस में कितना एनर्जी प्रोड्यूस हुआ था मैम,
दो NADH2 हुआ था और 2 ATP हुआ था। वैसे कहने को तो 4 ATP हुआ था, बट उसमें से हमने 2 इस्तेमाल किया था, तो 2 को माइनस करने के बाद 2 NADH2 और 2 ATP हुआ था। और मैम आपने इसको बाहर क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि यहाँ पर साइटोप्लाज्म में इसका साइट होता है ना, सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है, तो इसी वजह से हमने इसको बाहर बनाया हुआ है। तो 2 ATP तो हमारे पास एज इट इज आ गए हैं, और इसको हमने बोला सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्यों बोला हुआ है? क्योंकि F0 F1 पार्टिकल के इस्तेमाल से हमने ATP नहीं बनाया है, इसी वजह से सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोला है। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करते हैं। अब आ जाओ लिंक रिएक्शन पे। और लिंक रिएक्शन कहां पर होता है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स पे होता है, तो इसी वजह से हमने इसको मैट्रिक्स में बनाया है। लिंक रिएक्शन होगा। लिंक रिएक्शन में मैम हमें जहां तक याद है तो 2 NADH2 बना था, है ना, 2 NADH2 बना था। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, 2 NADH2। अब ये आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर करेगा, और आपको मैंने अभी बताया है कि जो आपका NADH2 के ब्रेकडाउन की वजह से एक NADH2 अगर ब्रेक होता है तो 3 ATP बनता है। तो यहाँ पर 2 NADH2 जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर करेगा तो एक NADH2 के टूटने से 3 ATP बन रहा है, तो 2 NADH2 को टूटने से कितने ATP बनेंगे? आपके 6 ATP बनेंगे। तो यहाँ पर आपके 6 ATP बने हैं, और ये आपका ऑक्सीडेटिव लेवल फॉस्फोराइलेशन है। ऑक्सीडेटिव लेवल फॉस्फोराइलेशन का क्या मतलब हुआ? कि F0 F1 पार्टिकल के इस्तेमाल से बना है। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको बहुत अच्छे से, 6 ATP कहां से आया, है ना। चलिए तीसरी बात है, तीसरा आपका क्रैब साइकिल है ना। अब क्रैब साइकिल में अगर आपको याद है तो मैम अगर देखा जाए तो वैसे तो बने थे आपके एक क्रैब साइकिल में 3 NADH2 बने थे, एक FADH2 बना था, और एक GTP को हमने इक्विवेलेंट मान लिया ATP के। ठीक है, तो यहाँ पर 3 NADH2 और एक FADH2 और एक ATP बना था। ठीक है, एक ATP बना था। एक मिनट, ठीक है, मतलब इसमें आपको कंफ्यूजन ना हो, है ना। चलो, तो एक क्रैब साइकिल, बट हमें याद है कि आपका 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल CoA बनता है, ये तो आपने एक क्रैब साइकिल का बताया, पर 2 क्रैब साइकिल चलेगी ना, है ना। और यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पर क्यों लिखा है? क्योंकि ये भी मैट्रिक्स में ही हो रही है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लगाया, इसको लिखा हुआ है। अच्छा, 2 क्रैब साइकिल होगी तो इंटू 2 कर दो, तो यहाँ पर 6 NADH2 आ जाएगा, 2 FADH2 आ जाएगा और 2 ATP आ जाएगा। ATP तो एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा, ये आपका सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है, मतलब यहाँ पर हमने किसी भी F0 F1 पार्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया है। बट अगर आपको याद है, अगेन ये जो NADH2 है ये एंटर करेगा आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में अगर एंटर करेगा तो एक NADH2 के टूटने से 3 ATP बनता है, तो ये 6 है, 6 6 12 18 ATP बनेगा। ठीक है, तो 18 ATP यहाँ पर आ गया। अब ये 2 FADH2 है, और एक FADH2 के टूटने की वजह से 2 ATP बनते हैं, तो ये 2 है, तो कितने बनेंगे? आपके 4 ATP बनेंगे, तो यहाँ पर 4 ATP आ गया। ठीक है, 2 ATP तो एज इट इज यहाँ पर आ गया। अगेन ये आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में एंटर किए थे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर किए थे, उसके बाद हमारे पास 18 ATP और 4 ATP आया है। ये तो आपका सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमने F0 F1 पार्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया। बट ये दोनों आपके ऑक्सीडेटिव लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन होंगे, क्योंकि यहाँ पर आपने F0 F1 पार्टिकल का इस्तेमाल करके ATP बनाया है। क्लियर हुई ये चीज, है ना। तो हमने क्या क्या देख लिया? ग्लाइकोलाइसिस में कितना ATP हमें मिला, लिंक रिएक्शन में कितना मिला, क्रैब साइकिल में कितना मिला। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 18 19 20 21 22 23 23 24, है ना, 18 19 20 21 22 23 24, हाँ 24 तो है हमें क्रैब साइकिल से मिल रहा है। अकेले 24 ATP हमें क्रैब साइकिल से मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ से कितना मिला? हमें 6 ATP मिला है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है, यहाँ से 2 आया है। बट अभी मैम इसकी कहानी भी तो रह रही है, बट इसको अभी हम लोग बात करेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आप इसको काउंट करोगे तो 18 4 2 24 तो ये हो गए, है ना। 6 इसको ले लो और 2 इसको ले लो। ठीक है, 2 इसको ले लोगे तो टोटल आपके पास 32 ATP बने हैं। यहां पर अगर आप इसको काउंट करोगे, इसको और 6 ATP और 2 ATP, अगर इसको काउंट करोगे तो टोटल आपके पास 32 ATP बने हैं। बट मैम आपने तो बोला 38 ATP होते हैं, तो यहाँ पर तो घाटा हो गया ना। घाटा नहीं हुआ बेटा, अभी हमारे पास NADH2 भी तो है जो ग्लाइकोलाइसिस से हमें मिला था। ठीक है, जो एनर्जी ग्लाइकोलाइसिस में प्रोड्यूस हुई थी वो भी तो है, उसको भी हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा अलग झोल है, झोल क्या है उसको हम लोग समझते हैं। देखो NADH2 है, ये जो NADH2 है क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में हो रहा है।
अब NaDH2 एनर्जी को हमें अंदर लेकर जाना पड़ेगा, ये डायरेक्टली अंदर नहीं जा सकती है, ये ऐसे क्रॉस नहीं कर सकती है, तो हमें ना यहाँ पर मदद लेनी पड़ती है लोगों की, ठीक है। जो NaDH2 इसके भी नखरे हैं, बोलेगा भाई मैं ऐसे तो नहीं जाने वाला, पैदल वैदल नहीं जाऊंगा, मुझे किसी की हेल्प चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आती है शटल, ठीक है, जो NaDH2 को अंदर लेकर जाएगी, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर करवाना है ना इसको। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहां पर हो रही है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में हो रही है, तो अंदर तो जाना ही पड़ेगा, चाहे तुम जाना चाहो चाहे जाना नहीं चाहो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास दो टाइप की शटल होती है, एक मैलेट शटल होती है और एक आपकी ग्लिसरेट शटल होती है। मैलेट शटल जो है वो बहुत ही अच्छा बंदा है ना। मैलेट शटल बोलता है कि भाई मैं तुम्हें ना अंदर ले जाऊंगा, पैसे भी नहीं लूंगा, है ना, बट मेरी एक शर्त है कि तुम ना कोई शिकायत नहीं करोगे, मैं जैसे भी लेकर जाना चाहूंगा, है ना, जहां पर मैं बोलूंगा रुकना है वहां पर तुम कुछ भी नहीं बोलने वाले हो, मतलब बहुत ज्यादा स्लो लेकर जाएगा, ठीक है। ये आपका मैलेट शटल है, कोई भी एनर्जी नहीं लेगा। वहीं पे जो ग्लिसरेट है ये बहुत गंदा इंसान है ना। गंदा क्यों है? क्योंकि ये थोड़ा सा धोखेबाज है ना। ये बोलेगा देख भाई मैं पैसे लूंगा, जल्दी भी छोड़ दूंगा, ठीक है, बट ये ना बहुत धोखेबाज है। होता क्या है अभी बताती हूँ, पहले मैलेट की बात कर लेते हैं। तो मैलेट क्या करेगा? NaDH2। अब ये NaDH2 का सेम एनर्जी ऐसा नहीं जाता है, इसी फॉर्म में नहीं जाता है, यहाँ पर इसको तोड़ा जाता है, इलेक्ट्रॉन्स को लिया जाता है और अंदर ऐसे कंपाउंड्स को दिया जाता है जो एग्जैक्टली NaDH2 ही बनाएंगे, ठीक है, इसी एनर्जी के फॉर्म को बनाएंगे। तो यहाँ पर ऐसे ही होगा, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया जाएगा, उसको अंदर लेकर जाएंगे ऐसे कंपाउंड्स को देंगे और यहाँ पर दो NaDH2 पहुंच जाएगा अंदर, ठीक है, मैट्रिक्स में पहुंच गया है। अब रही बात ग्लिसरेट की, ठीक है। अब NaDH2 के ऊपर ऑप्शन है, मतलब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा शटल लेगा। अगर इसने ग्लिसरेट शटल लिया तो ग्लिसरेट जैसे मैंने बताया कि पैसे भी लेगा, जल्दी पहुंचा देगा, बट ये धोखेबाज है क्योंकि यहां पर इसको तोड़ा जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अंदर लेकर जाएगा, ऐसे कंपाउंड को देगा, बट यहां पर जो कंपाउंड बनेगा वो FADH2 बन जाएगा। सॉरी, यहाँ पर जो आपका एनर्जी बना है इसको NaDH2 बनना चाहिए था, वो सेम एनर्जी नहीं बना के FADH2 बना देता है, तो इसका तो घाटा हो गया ना। देख रहे हो किस तरीके की धोखेधड़ी हो रही है यहाँ पर, है ना। तो ग्लिसरेट शटल जो है बहुत गंदा है और मैलेट शटल जो है वो ही सेम फॉर्म ऑफ एनर्जी को अंदर पहुंचा देगा, बट यहाँ पर FADH2 हो गया। तो अगेन डिपेंड करता है कि कौन सा शटल लिया है। अगर मैलेट लिया है तो 2 NaDH2 आएगा, अगर ग्लिसरेट लिया है तो 2 FADH2 आएगा। अगेन ये दोनों आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में एंटर करेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर करेंगे। 2 NaDH2 है, एक NaDH2 से 3 ATP बनता था, तो यहाँ पर आपका 6 ATP बन जाएगा, ठीक है, अगर इसने मैलेट शटल लिया हुआ है। अगर इसने ग्लिसरेट शटल लिया हुआ है तो एक FADH2 से 2 ATP बनता था, तो यहाँ पर 4 ATP बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 32 तो हमारे पास ऑलरेडी था, 32 ATP हमारे पास ऑलरेडी था। डिपेंड करता है कि कौन सा शटल लिया है। अगर ग्लिसरेट शटल लिया है तो 32 + 4, ठीक है, यहाँ पर 4 ATP बना क्योंकि FADH2 में चेंज हो गया ना ये, तो यहाँ पर 36 ATP बनेगा अगर इसने ग्लिसरेट शटल लिया हुआ है। बट अगर इसने मैलेट शटल लिया हुआ है तो टोटल 38 ATP बनेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है, इस तरीके से एनर्जी अकाउंट आता है, ठीक है। तो टोटल 38 ATP आपका बनता है एरोबिक रेस्पिरेशन में। और आई होप आपको ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। पूरा एनर्जी अकाउंट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि ये समझ में नहीं आया तो फिर भाई छोड़ दो, ठीक है, तो भाई छोड़ ही दो, ठीक है। चलो, तो ये पूरा एनर्जी अकाउंट हो गया एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के लिए। 38 ATP, अगेन जैसे कि डिपेंड करता है कौन सा शटल लिया हुआ है। 38 ATP आपके मैलेट शटल अगर लिया है, ग्लिसरेट शटल लेगा तो 36, 2 ATP का लॉस हो गया यहाँ पर, ठीक है। चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है। सो आई एम होपिंग आपको ये चीज बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होगी और आपको कोई भी दुख दर्द पीड़ा नहीं हो रही होगी। चलिए, चलो अब हम चलते हैं, यहां पर आपका एरोबिक रेस्पिरेशन तो खत्म हो गया है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन की अगर मैं बात करूं तो एक चीज मैंने आपको बताई थी, ग्लाइकोलिसिस तो कॉमन है ना। तो देखो, ग्लाइकोलिसिस कॉमन है, ग्लाइकोलिसिस तो होगा ही होगा। ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड से आपका पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनेगा जो आपका 3 कार्बन कंपाउंड होगा, ठीक है।
अब यहाँ पे डिपेंड करता है, अगर यहाँ पर ऑक्सीजन का प्रेजेंस होगा तो ये पायरुविक एसिड जो है एंटर कर जाएगा आपके लिंक रिएक्शन के थ्रू क्रैब साइकिल में, क्रैब साइकिल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, अगर ऑक्सीजन का प्रेजेंस है। अगर ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं है, है ना, मतलब अगर ऑक्सीजन नहीं है तो जो ये पायरुविक एसिड है ये आपका एंटर कर जाएगा फर्मेंटेशन में, ठीक है। किस में एंटर कर गया? फर्मेंटेशन में, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। अब हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास 2 टाइप की फर्मेंटेशन होती है, एक अल्कोहलिक जहां पर इथाइल अल्कोहल बनेगा, और दूसरा होता है लैक्टिक एसिड, ठीक है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जहां पर आपका लैक्टिक एसिड बनता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि एंड प्रोडक्ट क्या होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक है, इथाइल अल्कोहल होता है और दूसरा होता है आपका लैक्टिक एसिड, ठीक है, लैक्टिक एसिड एंड साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। चलिए ओके, पहले हम लोग बात कर लेते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का। ये 2 स्टेप रिएक्शन है ना, 2 स्टेप रिएक्शन है। कहां पर देखा जाता है? ईस्ट में या फिर बैक्टीरिया में देखा जाता है, ठीक है। यहाँ पर होता क्या है, ये आपका 2 पायरुविक एसिड है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, यहाँ पर 3 कार्बन कंपाउंड, ये आपका कन्वर्ट हो जाता है एसिटाल्डिहाइड में जो आपका 2 कार्बन कंपाउंड है। ये 3 कार्बन कंपाउंड है, 2 कार्बन कंपाउंड, डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ होगा। तो यस, यहाँ पर कौन सा एंजाइम काम में आएगा? डी कार्बोक्सिलेज तो आएगा ही, है ना। डी कार्बोक्सिलेज क्या करवाता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करवाता है। तो एंजाइम आया पायरुविक एसिड डी कार्बोक्सिलेज, ठीक है, और मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में। ओके, अब स्टेप 2 में आते हैं। यहाँ पर जो आपका एसिटाल्डिहाइड है, जो 2 कार्बन कंपाउंड है, ये कन्वर्ट हो जाएगा इथेनॉल में, जो अगेन 2 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। यहाँ पर इस स्टेप में जिस एंजाइम ने काम किया है उसका नाम है अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज, और यहाँ पर 2 NADH2 का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। किसका इस्तेमाल हुआ है? 2 NADH2 का इस्तेमाल हुआ है। तो अगर आपको ग्लाइकोलिसिस का नेट एनर्जी पता है कि कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी, तो मैम वहां पर 2 NADH2 एंड 2 ATP का एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हुआ था, बट यहाँ पर हमने 2 NADH2 को यूज कर लिया है, तो कितना बचा? 2 ATP। तो यहाँ पर इसमें अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में 2 ATP ही बनता है, ठीक है। देख रहे हो कितना कम है, वहां पर 38 ATP बन रहा था, 36 ATP बन रहा था, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा शटल लिया है। यहाँ पर आपके पास सिर्फ 2 ATP बन रहा है, ठीक है, किसमें? आपके अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में, ठीक है। ये बात तो हो गई आपके अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की। अब हम आ जाते हैं दूसरे पे। दूसरा है आपका लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जो आपके किसमें होता है? मसल सेल में होता है। वो किसमें हो रहा था? ईस्ट और बैक्टीरिया में हो रहा था। ये आपके मसल सेल में होता है। यहाँ पर क्या होता है मैम? अगेन वही आपका ग्लाइकोलिसिस से क्या मिला हमें? 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड मिला, तो यहाँ पर हमारे पास पायरुविक एसिड जो 3 कार्बन कंपाउंड है, अब ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके लैक्टिक एसिड में, ठीक है। किसमें कन्वर्ट हुआ? लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हुआ, और यहाँ पर जिस एंजाइम ने काम किया है वो है आपका लैक्टिक एसिड डीहाइड्रोजिनेज। ये आपका सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ठीक है। और यहाँ पर भी आपके 2 NADH2 का इस्तेमाल हो जाएगा। तो नेट एनर्जी ग्लाइकोलिसिस में प्रोड्यूस हुआ था 2 NADH2 2 ATP, 2 NADH2 का इस्तेमाल हो गया, तो आपका भी यहाँ पर 2 ATP ही बनता है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि आपके एनारोबिक रेस्पिरेशन में 2 ATP बनता है, तो इस तरीके से 2 ATP बनता है। अगेन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और आपका लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन 2 अलग अलग है। कहां कहां पर होते हैं वो मैंने आपको बता दिया है, और यहाँ पर कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज नहीं हो रहा है। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? तो ये आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन था, जिसमें आपका 2 चीजें आती है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और आपका दूसरा आता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ठीक है। सो आई एम होपिंग आपको एनारोबिक रेस्पिरेशन भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बस इतना ही आपको पढ़ना है और ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना ही आपके लिए सफिशिएंट है। अब यार मैंने आपको स्टार्टिंग में ना एक चीज बताई थी कि जो रेस्पिरेशन है ना, वो एक एम्फीबॉलिक पाथवे है। एम्फीबॉलिक पाथवे मतलब जहां पर दोनों कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म हो रहा हो। कैटाबॉलिज्म तो मैम आपने एग्जांपल दे दिया था कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है ना, बट आपने एनाबॉलिज्म बोला था कि किसी चीज का सिंथेसिस भी हो रहा है ना। तो यहाँ पर वो सारे एग्जांपल्स आपके सामने लिखे हुए हैं। जैसे मैंने बोला था कुछ कुछ सिंथेसिस भी हो रहा है, कुछ कंपाउंड जो है वहां से चले जाते हैं टू फॉर्म अनदर कंपाउंड, ठीक है। तो यहाँ पर जो रॉ मटेरियल्स है, यहाँ पर जो रॉ मटेरियल्स है जो दूसरे कंपाउंड्स को बनाने वाले हैं, वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे कि एसिटाइल CoA है, वो आपका रॉ मटेरियल है किसके लिए? कैरोटीनॉइड टर्पीन्स के लिए, गिबरेलिन्स के लिए, है ना। ये आपका प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, इसके लिए एसिटाइल CoA जो है वो एज अ रॉ मटेरियल काम करता है। तो बोला था ना रेस्पिरेशन एम्फीबॉलिक पाथवे है, यहाँ पर कुछ चीजें बनती भी है, कुछ चीजें सिंथेसिस भी होती है। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि यहाँ पर सिर्फ चीजें टूट रही है ना, यहाँ पर चीजें बन भी रही हैं।
दूसरा सक्सिनल कोए है, ये आपका रॉ मटेरियल है किसके लिए, क्लोरोफिल, आपके पिगमेंट के लिए, साइटोक्रोम के लिए। फिर आपका ऑक्सालो एसिटिक एसिड है, ये एल्केलॉइड्स एंड पिरिमिडीन्स के लिए रॉ मटेरियल है। फिर आपका अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड रॉ मटेरियल है अमाइनो एसिड सिंथेसिस के लिए, ठीक है। तो इसी वजह से बोला जाता है कि जो रेस्पिरेशन है वो आपका एम्फीबॉलिक पाथवे है, ठीक है। चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ दिखाई दे रहा होगा, है ना, ये क्या है आखिर में, ये है आपका इंटर रिलेशनशिप अमंग द मेटाबॉलिक पाथवेज शोइंग रेस्पिरेशन मीडिएटेड ब्रेकडाउन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स टू CO2 एंड H2O। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है जो रेस्पिरेटरी पाथवे में क्या कहते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर अगर मैं सबसे ज्यादा मोस्ट प्रेफर्ड की बात करूँ ना, जो सबसे ज्यादा पसंदीदा है वो आपका कार्बोहाइड्रेट है। तो सेल के लिए जो कार्बोहाइड्रेट है वो सबसे ज्यादा पसंदीदा है, ठीक है, सबसे ज्यादा उसको प्रेफरेंस दी जाती है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन करवाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसके अलावा भी और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। यहाँ पर मैंने बोला कि सबसे ज्यादा मोस्ट फेवरेट यही है, कार्बोहाइड्रेट ही है, बट उसके अलावा भी आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है जो पार्टिसिपेट करते हैं। वो अलग बात है कि ये सबसे फेवरेट है, पहले नंबर पे ये आता है। प्रायोरिटाइज किसको करते हैं हम लोग, कार्बोहाइड्रेट को, उसके बाद आपके फैट्स आते हैं, दूसरे नंबर पे फैट्स आते हैं। इसका मतलब है दूसरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी रेस्पिरेटरी पाथवे में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना। ये फेवरेट है, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, दूसरे भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट वही है कि पहले नंबर पे किसको प्रायोरिटाइज करवाया जाता है, कौन फेवरेट है, वो कार्बोहाइड्रेट है। तीसरा हो जाता है प्रोटीन। प्रोटीन को तो हम तोड़ना चाहते ही नहीं है, बेसिकली हम लोग रेस्पिरेशन में चाहते ही नहीं कि रेस्पिरेशन पाथवे में हम चाहते ही नहीं कि प्रोटीन एंटर करे। बेसिकली प्रोटीन हम क्यों खाते हैं, ताकि हमें अमाइनो एसिड मिल सके। अगर आप प्रोटीन को तोड़ रहे हो, दैट मीन्स आप सेल के प्रोटोप्लाज्म को तोड़ रहे हो, प्रोटोप्लाज्म आप बिल्डिंग ब्लॉक्स को तोड़ रहे हो, है ना। तो ये बहुत ही एक्सट्रीम केसेस में तोड़ा जाता है प्रोटीन को, जब आपके पास ना ही हाइड्रेट्स अवेलेबल है, ना ही आपके पास फैट्स अवेलेबल है, ठीक है। इसको हम बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में, जब दोनों ही आपके पास अवेलेबल नहीं है, इसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म रेस्पिरेशन, ठीक है। इसको हम प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, प्लाज्मिक रेस्पिरेशन, जिसमें प्रोटीन तोड़ा जा रहा है। भाई दूसरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आपके पास नहीं बचे हुए हैं, तो उस केस में आप प्रोटीन को तोड़ते हो, ठीक है। आई बात समझ में। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्रोटीन जो है, प्रोटीन आपका क्या बनाएगा, पायरुविक एसिड बना रहा है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बना रहा है। कार्बोहाइड्रेट का तो आपको पता ही है ना, पूरा आपका ग्लाइकोलिसिस चला है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनेगा, फिर लिंक रिएक्शन होगा, एसिटल CoA आएगा, एसिटल CoA, फिर आपके क्रैब साइकिल में फाइनली आपका वही H2O और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। मतलब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। ये तो आपके पूरे एरोबिक रेस्पिरेशन के स्टेप्स हो गए। वहीं पे अगर मैं फैट की बात करूंगी तो फैट क्या बना रहा है, यहाँ पर एसिटल CoA बना रहा है। बट अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे फैट हो, अल्टीमेटली यहाँ पर सारे ही एसिटल CoA बनाएंगे और ये एंटर करेगा आपके क्रैब साइकिल में, और एंड प्रोडक्ट क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ही होगा, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो, चाहे प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे फैट हो, ठीक है। तो यही आपका इंटर रिलेशनशिप बताया है आपके मेटाबॉलिक पाथवेज में, ठीक है। आई बात समझ में, क्लियर हो गया है ना। तो फैट आपका एसिटल CoA बना रहा है, पायरुविक एसिड बनाएगा, पायरुविक एसिड भी एसिटल CoA बनाएगा लिंक रिएक्शन के हेल्प से, फिर ये क्रैब साइकिल में एंटर करेगा। सारी चीजें सेम है, ये बस आपका इंटर रिलेशनशिप बताया हुआ है, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, और ये आपका आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का, इस प्यारे प्यारे चैप्टर का, और ये है आपका रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान कितना ऑक्सीजन जो है, कितना वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है, और कितना वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो रहा है। या फिर अगर आप इसको देखोगे तो वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व अपॉन में वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड, या फिर आप इसको इस तरीके से भी बोल सकते हो, कितना वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जो है वो इस्तेमाल हुआ है टू इवॉल्व कितना वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, राइट। आई बात समझ में। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन इज कंज्यूम एंड CO2 रिलीज होता है। द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना इवॉल्व हुआ है और कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ है इन अ रेस्पिरेशन, उसको हम रेस्पिरेटरी क्वेश्चन बोलते हैं। अब ये दूसरे सबस्ट्रेट के लिए अलग होते हैं, कि डिपेंड करता है कि कौन सा सबस्ट्रेट पार्टिसिपेट कर रहा है। कार्बोहाइड्रेट का अलग होगा, फैट्स का अलग होगा, प्रोटीन्स का अलग होगा, है ना। तो डिपेंड करता है कि कौन सा सबस्ट्रेट जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का दिया हुआ 1.0, ठीक है। तो यहाँ पर कितना कार्बन डाइऑक्साइड जो है
आपका इवॉल्व हुआ है और कितना ऑक्सीजन जो है वो कंज्यूम हुआ है, ठीक है। तो ऑक्सीजन कितना कंज्यूम हुआ है, 6, है ना, और 6 कार्बन डाइऑक्साइड, तो 1 आ जाएगा आपका। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कितना आ जाएगा, 1.0। अगेन ये वैल्यू याद रखना क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है ना, 1 मार्क का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, तो ये वैल्यू जरूर याद रखना। फैट्स का दिया हुआ है 0.7, ठीक है, 0.7। यहाँ पर अगर आप देखोगे कितना ऑक्सीजन जो है कंज्यूम हुआ है 145 और कितना कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हुआ है 102, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास 0.7 आ जाएगा। वैसे ही प्रोटीन का भी दिया हुआ है, जब आपका प्रोटीन एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट पार्टिसिपेट करता है तो वहां पर जो आपका रेस्पिरेटरी क्वेश्चन आरक्यू आता है वो 0.9 आता है, तो इसको याद रखना 0.9, 0.7 और 1.0, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं 1 मार्कर में, तो ध्यान से समझ लेना, ठीक है। समझ में आ गया रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। आई एम होपिंग आपको पूरा चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और इसी के साथ हमारा ये प्यारा प्यारा सा चैप्टर जो है वो समाप्त होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे, बारी है अब क्वेश्चंस की। थोड़े बहुत क्वेश्चंस कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगी ताकि आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बता देना, और कुछ क्वेश्चंस जो है इसी पीडीएफ में रहेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो आप जब आपको ये पीडीएफ मिलेगी उसमें से क्वेश्चंस निकाल लेना, उसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी है, असर्शन रीजन वाले सारे क्वेश्चंस है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है सिट्रिक एसिड साइकिल, यहाँ पर साइट बता दिया हुआ है, तो मैच करना है कि क्या साइट है। सिट्रिक एसिड साइकिल ग्लाइकोलिसिस कहां पर हो रहा है, पहले तो ये साइटोप्लाज्म में आ जाएगा, और फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कहां पर हो रहा है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में हो रहा है, ठीक है। प्रोटॉन ग्रेडियंट भी आपके इसी में हो रहा है, और ये आपके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ए का सेकंड आ जाएगा, है ना, ये वाला। तो बी आपका करेक्ट आंसर यहीं से आ गया, बी का फर्स्ट है और सी का फोर्थ है एंड डी का थर्ड है, ठीक है। तो बी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज रिक्वायर्ड फॉर केमियोस्मोसिस। केमियोस्मोसिस के लिए हमें क्या क्या कॉम्बिनेशन की जरूरत पड़ेगी, तो क्या क्या जरूरत पड़ती है, हमें मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ती है, प्रोटॉन पंप की जरूरत पड़ती है, जो एग्जैक्टली में है, होता नहीं है प्रोटॉन पंप, दिखता है वैसा, फिर प्रोटॉन ग्रेडियंट की जरूरत पड़ती है, फिर एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है एटीपी सिंथेस, ठीक है। तो इसमें डी वाला आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में, चलिए बहुत ही बढ़िया बात है अगर आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Next question is, what is the net gain of ATP when each molecule of glucose is converted to 2 molecule of pyruvic acid? एटीपी पूछा हुआ है, कितना एटीपी मिलता है जब एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को आप कन्वर्ट करते हो पायरुविक एसिड में। तो ग्लाइकोलिसिस में कितना एटीपी मिलता है आपको, है ना, मिलता है तो 4 है, बट हम उसको माइनस कर देते हैं क्योंकि हमने एक्टिवेशन फेज में 2 इस्तेमाल कर लिया होता, तो 2 एटीपी मिलता है। तो यहाँ पर सी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में, चलिए बहुत ही बढ़िया बात है। और क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला दूसरा क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब दूसरा नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन, conversion of glucose to glucose 6-phosphate, the first irreversible reaction of glycolysis is catalyzed by कौन से एंजाइम से। तो यहाँ पर आपके पास इनोलेज है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज है, एल्डोलेज है, हेक्सोकाइनेज। पहला स्टेप कौन से एंजाइम की वजह से था, कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व था, हेक्सोकाइनेज। तो डी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको भी देती हूँ, है ना, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको भी देती हूँ। Which of the following biomolecule is common to the respiration mediated breakdown of fats, carbohydrate and protein? कौन सा कॉमन है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे देना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में दे देना। ऑल राइट, चलिए बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, है ना। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पहले वेरी शॉर्ट में आते हैं। वेरी शॉर्ट में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, विच एंजाइम इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी। एटीपी की सिंथेसिस के लिए हमें किस एंजाइम की जरूरत पड़ती है, एटीपी सिंथेस की, है ना। पूरा F0 F1 पार्टिकल जो था उसमें हमें एंजाइम की जरूरत पड़ती है ना, यही वाला है, याद आ रहा है, याद 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 आना चाहिए, एटीपी सिंथेस आ जाएगा आपका, ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, अगेन वेरी शॉर्ट, नेम द सब्सटेंस और प्रोडक्ट कॉमन टू बोथ एरोबिक एज वेल एज एनरोबिक पाथवे। तो आपका पायरुविक एसिड आ गया, जैसे मैंने बोला था ना, ग्लाइकोलिसिस तो कॉमन है फॉर द बोथ एरोबिक एंड एनरोबिक रेस्पिरेशन, तो पायरुविक एसिड कॉमन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहलाता है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन शॉर्ट में आते हैं, तो डिफरेंस बताना है एरोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन में। तो बता देना भाई, एरोबिक रेस्पिरेशन किसके प्रेजेंस में हो रहा है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, और यहाँ पर हम लोग ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करते हैं फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ सबस्ट्रेट, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का, ठीक है। बाकी आप यहाँ पर भी बता सकते हो कि इसमें कंप्लीटली जो भी रेस्पिरेटरी मटेरियल है वो टूट जाता है, टूट गया, मैं तो टूट गया, यहाँ पर इनकम्प्लीटली ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस। अगेन देखो, अगर ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है तो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना पड़ेगा। अब ऐसा अगर क्वेश्चन आ गया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप पूरा ही महाभारत लिख के आ जाओगे, पूरा ग्लाइकोलिसिस एक्सप्लेन कर दोगे, सारे 10 के 10 स्टेप प्रोसेस, 10 के 10 स्टेप्स जो है आप एक्सप्लेन करोगे, नहीं। यहाँ पर आप सिंपली ग्लाइकोलिसिस क्या होता है वो भी आप बता सकते हो, इसको ईएमपी पाथवे बोलते हैं, है ना। इसमें आपके ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता है, तो ग्लूकोज जो 6 कार्बन कंपाउंड है वो आपका कन्वर्ट हो जाता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में। पूरा नहीं बताना कितना एनर्जी प्रोड्यूस, जो समरी मैंने लिखवाई थी ना 10 स्टेप, उसमें से 2-3 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो आप उसमें लिख देना, क्योंकि ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। अब आप पूरा अगर एक्सप्लेन करोगे, पूरे स्टेप्स बताओगे तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है, वो मत करना, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी, वरना तुमको लगेगा मैं सारे लिख दूंगा तो पूरे नंबर मिलेंगे, नहीं भाई, मार्क्स और कट जाएंगे, तुम्हें मैम बोलेगी भाई 2 नंबर का क्वेश्चन था, इसमें तुम 5 नंबर का क्यों लिख के आए हो, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। तो इस तरीके से आपको लिखना है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा है, हाउ मेनी एटीपी आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द सेल्युलर रेस्पिरेशन ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस, oxidative decarboxylation and Krebs cycle, what is the net production of ATP defined respiratory question। ये आया आपका लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर आपको लॉन्ग क्वेश्चन दिया गया है 5 नंबर का, तो यहाँ पर आपको सब कुछ एक्सप्लेन करना है, ग्लाइकोलिसिस क्या होता है ना, कितना उसमें एनर्जी बन रहा है, फिर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में कितना हो रहा है ना, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन क्या है, लिंक रिएक्शन है, फिर क्रेब साइकिल में क्या हो रहा है, कितना एनर्जी बन रहा है, ये आपको एक्सप्लेन करना है, कितना एटीपी बना है, उसके बाद रेस्पिरेटरी क्वेश्चन को भी डिफाइन करना है, ठीक है। तो इन्होंने क्वेश्चन को बांटा हुआ है, तो इसी तरीके से आपको भी आंसर देना है, जैसे यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस बताया हुआ है, फिर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में क्या हो रहा है, क्रेब साइकिल में कितना हो रहा है, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या होता है, इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। ये नहीं कि पूरा ही एकदम प्रोसेस बना के आ गए सारा, नहीं, ऐसे नहीं करना है, समरी लिखनी है बस, ठीक है, समरी लिखनी है। चलिए बहुत ही बढ़िया बात है। सो आई एम होपिंग आपको समझ में तो आ रहा है कि कैसे मुझे आंसर्स लिखने हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, वेयर डज ग्लाइकोलिसिस अकर इन सेल, डिस्क्राइब द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन in it and mention the end product। अब यहाँ पर देखो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, तो पहले आप एक्सप्लेन करोगे ग्लाइकोलिसिस होता कहाँ है, साइट पूछा है तो साइट बताओगे, साइटोप्लाज्म ऑफ सेल में होता है ना। फिर उसके बाद आपसे पूछा है सीक्वेंस, तो पूरा ग्लाइकोलिसिस का आपको सीक्वेंस बताना, जो 10 स्टेप्स है ना वो आपको बताना है, पूरा लिखोगे आप, एंजाइम्स लिखोगे, उसके बाद एंड प्रोडक्ट में लिखोगे 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनता है, जो आपका 3 कार्बन कंपाउंड है, तो ग्लूकोज से आपका पायरुविक एसिड बना है, तो ग्लाइकोलिसिस आपको अच्छे से याद होना चाहिए। देख रहे हो, ये पूरा प्रोसेस आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। ये आपके कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, बहुत सारे और भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस और क्रेब साइकिल में क्या डिफरेंस होता है ना। ये देखो ये दिया हुआ है डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो कभी कभी ये डिफरेंस भी पूछा जाता है, इसी वजह से मैंने आपको पहले ही समझा दिया है ये, ठीक है। तो कहीं भी कोई क्वेश्चन आया इस तरीके से तो आप कम से कम लिख सकते हो सारी चीजें, ठीक है। देखो यहाँ पर 36 एटीपी लिखा हुआ है, कहीं कहीं पे आपको 36 एटीपी मिलेगा, कहीं कहीं पे आपको 38 एटीपी मिलेगा, आप समझ जाना किस चीज की बात हो रही है। ये डिपेंड करता है किस पे, शटल पे, कौन सा शटल लिया है। 36 भी है तो भी गलत नहीं है, 38 है तो भी गलत नहीं है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 36 एटीपी आ जाए तो समझ जाना कौन सा शटल लिया है, 38 आए तो कौन सा शटल लिया होगा, ठीक है। तो आई एम होपिंग आप ये सारे क्वेश्चंस कर लोगे, बाकी के सारे क्वेश्चंस मैं इसी में भिजवा दूंगी, और इसी के साथ आपका एक और चैप्टर जो है वो समाप्त हो चुका है ना। बाकी के क्वेश्चंस इसी पीडीएफ में है, तो आप वो टेलीग्राम चैनल से उठा सकते हो, जितने भी क्वेश्चंस इसमें है सारे सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, असर्शन, रीजन वाले क्वेश्चन सारे इसी पीडीएफ में है, बहुत सारे क्वेश्चंस है। तो अगर आपको प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चंस को, या फिर देखने हैं किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, किस तरीके के बनते हैं, तो आपको सब कुछ इसी पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो पीडीएफ को डाउनलोड करने का क्या तरीका है, या तो आप इसको स्कैन कर लो, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, या फिर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उधर से आप ज्वाइन कर लोगे, वहां पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। आई बात समझ में, तो ज्वाइन कर लेना, मेक श्योर कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो इसी के साथ एक और चैप्टर, प्यारा सा चैप्टर आपके प्लांट फिजियोलॉजी का समाप्त हो चुका है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर एंड पढ़ाई लिखाई करते रहो।